आज हम लेके आए हैं एक ऐसी स्टोरी जहां एक लड़का अपने हैरम के दम पर पूरी दुनिया फतेह करने निकलता है। हाँ हाँ, सही सुना तुमने। आई रिलाई ऑन माई हैरम टू कॉन्कर द वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में सिटी जे इन अ सर्टन हॉस्पिटल दिखाया जाता है। उस हॉस्पिटल के पास में हमारे मेन कैरेक्टर एमसी बारिश में खड़े होकर अपने बारे में बताता है। मेरा नाम ली हावरान है और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन। अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि जब मैं 6 साल का था तब मेरे माता पिता एक म्यूटेंट एनिमल के हाथों बैटल में मारे गए। वो आगे बताता है, उस समय से मेरी बहन और मैं एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के पास ठंडे और कठोर वातावरण में बड़े हो रहे थे। चलते हुए वो आगे बोलता है, लेकिन दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता है। म्यूटेंट डिजीज एक विशेष बीमारी है जो म्यूटेंट एनिमलों के कारण होती है। रैन अपने हाथों में पेपर को पकड़कर बोलता है, कुछ लोग अलौकिक प्राणियों की ऊर्जा का सामना नहीं कर सकते हैं और धीरे धीरे इसके द्वारा खराब हो जाते हैं, जब तक कि उनके शरीर पैरालाइज हो जाते और अंततः मर नहीं जाते। रैन बोलता है, कटाव की प्रक्रिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भिन्न होती है। इसमें 3 और 5 दिन लग सकते हैं या 7 या 8 साल तक बढ़ सकते हैं। हालांकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगते हैं। इस म्यूटेंट बीमारी से जख्मी किसी भी पर्सन के बचने की कोई सर्वाइवल चांस नहीं है। अपना एमसी रैन खतरनाक बारिश में चलते हुए बोलता है कि मैंने आसन मौत का सामना करते हुए मैंने सारी उम्मीद खो दी थी, लेकिन अपनी बहन के लिए और अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे जीवित रहने के लिए लड़ना होगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद सिटी जे के बाहरी इलाके को दिखाया जाता है। हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो बोलता है, क्या हर कोई यहाँ है? तो मैं इस शिकार के मिशन की व्याख्या करूंगा। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इस एरिया में दर्जनों म्यूटेंट स्तर 1 के म्यूटेंट जानवर मौजूद हैं जो निवासियों पर हमला कर रहे हैं। वो पर्सन बोलता है, हमारा मिशन उनके घोंसलों में घुसपैठ करना है और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दो। हमारी टीम के लिए लेवल 1 बीस्ट्स कोई खतरा नहीं है। और इसी के साथ कुछ बंदे के बारे में बताया जाता है। चेन जीजेन, बिजली की हवा, एवोल्यूशन स्तर सुपीरियर स्टील। चेन जीजेन अपने हाथ को आगे दिखाकर बोलता है, यदि आप मेरे आदेशों का पालन करेंगे तो हम बिना किसी समस्या के मिशन पूरा कर लेंगे। चेन जीजेन के साथ आए सभी लोग बोलते हैं, चलो चले, मेरी मुठ्ठियां अब और इंतजार नहीं कर सकती। चेन जीजेन बोलता है, ली हावरान, अब टीम में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हो जो इवॉल्व नहीं हो। इसी के साथ दिखाया जाता है अपने एमसी को जो अपने पीठ पर भारी भरकम वजन याद कर चल रहा होता है। चेन जीजन गुस्से से बोलता है, बैकअप हमारे वाहक के रूप में क्या आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं? एली हावरान कहता है, हाँ मुझे याद है। एली हावरान कहता है, ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए एक हंटिंग स्क्वाड में शामिल होने के लिए एकमात्र तरीका एक करियर के रूप में है। वो कहता है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल स्क्वाड को फॉलो करना है और मुझे सारे सप्लाई की देखभाल करना है। एली हावरान कहता है, बैटल के बाद में जानवरों से वैल्यूबल मटीरियल इकट्ठा करने का काम करूंगा। रैन कहता है कि चिंता मत करो, ये पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा काम किया हो। इसी के साथ हमें किसी के मरने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। चेन जीजन और एक आदमी एक म्यूटेंट को मार रहे होते हैं और सभी स्क्वाड के लोग म्यूटेंट से लड़ रहे होते हैं। अपना हीरो कहता है कि ऐसा लगता है कि शिकार काफी अच्छा चल रहा है। एली हावरान वहां आकर कहता है, इसे खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। रैन बोलता है, साधारण मनुष्य और विकसित दुनिया अलग अलग हैं। एली हावरान चौंकते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? बताया जाता है कि कुछ छोटे छोटे पत्थर हवा में हिलने लगा। एली हावरान जैसे ही ये देखता है वो बोलता है, नो, स्तर के म्यूटेंट इस प्रकार की गड़बड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं, यहाँ कुछ और भी खतरनाक है। एली हावरान देखता है कि उनकी तरफ कोई चीज तेजी से चली आ रही है। एली हावरान देखता है धरती के नीचे से एक लेवल 5 म्यूटेंट बीस्ट टाइटन स्नेक बाहर निकलता है। हीरो की स्क्वाड की लड़की कांपते हुए बोलती है, मैंने इस म्यूटेंट को टीवी पर देखा, ये लेवल 5 म्यूटेंट है। जब लड़की के सामने टाइटन स्नेक आता है तो लड़की कांपते हुए बोलती है, इन्फॉर्मेशन में कहा गया था कि वहां केवल लेवल 1 म्यूटेंट थे। आगे लड़की कांपते हुए बोलती है, ये पूरी तरह से हमारी क्षमता से परे है। एली हावरान जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भागो, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। लड़की बोलती है, मैं उस बात से लगभग पूरी तरह से भयभीत हो गई थी। शुक्र है कि किसी ने चिल्लाया जिससे मुझे प्रतिक्रिया करनी पड़ी। लड़के के साथ वाला आदमी बोलता है, अरे यार, ये चीज बहुत बड़ी है। चेन जीजन बोलता है, ये म्यूटेंट बहुत तेज है, हमें बचने के लिए एक शिकार चाहिए होगा। साम तब रुकते हैं जब उनके पास खाने के लिए कुछ होता है। चेन जीजन के साथ वाला बोलता है, चारा हमारे पास एक है। चेन जीजन एकदम से एली हावरान के सामने आ जाता है और एली हावरान बोलता है, क्या हुआ कैप्टन? बट उसके बदले ली हावरान के ऊपर कैप्टन हमला कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या? इसका क्या मतलब है? चेन जीजन एली हावरान का गला पकड़ते हुए बोलता है, हमारी टीम में आप अकेले ऐसे हैं जिनके पास कॉम्बैट क्षमता नहीं है। चेन जीजन कहता है, तू हमारी टीम में कम वैल्यूबल हो, और बोलता है, तुम मरने से पहले हमारे लिए कुछ उपयोगी क्यों नहीं करते? चेन जीजन ने एली हावरान को टाइटन स्नेक म्यूटेंट की ओर फेंकते हुए बोलता है, तुम्हें बस अपने आप को बहुत कमजोर होने के लिए दोषी मानना होगा। एली हावरान टाइटन स्नेक के सामने लुढ़कते हुए गिरता है और खांसने लग जाता है। जब टाइटन स्नेक एली हावरान को देखता है तो उसे खाने की कोशिश करता है। एली हावरान गुस्सा होकर बोलता है, लानत है, क्या ये मेरा अंत है? ली हावरान याद करते हैं कि जब उसकी माँ मौत की कगार पर थी तब उसकी माँ बोलते हैं, हावरान, माँ अब आपकी देखभाल नहीं कर पाएगी, तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है, तुम्हें मजबूत रहना होगा और जिंदा रहना होगा। इसी के साथ टाइम से समय का आता है।
एली हावरान जब मरने की कगार पर होता है और उसके चारों ओर एक सर्कल बोलता है, उसी के साथ एक लाल रोशनी आसमान की ओर निकलती है। उस लाल रोशनी में एक शैडो दिखाई देती है। ली हावरान खुद को देखते हुए बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो मर जाना चाहिए था। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे शरीर के घाव गायब हो गए हैं, और ये कपड़े? ली हावरान बोलता है, क्या ये उस लाल रोशनी के कारण था जो मैंने मरने से पहले देखी थी? वो अपने आसपास देखता और बोलता है, ये क्या हो रहा है? और कहीं से एक आवाज आती है, वाह, वो एक आदमी है। निको एक आदमी को बुलाने में कामयाब हो गए हैं। किसने सोचा था कि वो पुराना स्क्रॉल वास्तव में काम करेगा? और फिर से एक और आवाज आती है, कितना सुंदर है वो। कुछ लोग बोलते हैं, डेफिनेटली हैंडसम। हम इस बार भाग्यशाली रहे। ली हावरान के कानों में एक सुंदर आवाज आती है, बहुत समय हो गया जब से मैंने एक परफेक्ट मैन को देखा। मेरा खून पहले से ही उबल रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। और बगल में वो एक अविश्वसनीय जादुई आभा उत्सर्जित कर रही है। ली हावरान के कानों में आवाज आती है, इतना आकर्षक ह्यूमन। मुझे आश्चर्य है कि उसके साथ खेलना कैसा लगेगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती। ली हावरान बोलता है, मैं कहाँ हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने सारे सक्यूबाई क्यों हैं? और इसके अलावा क्या वे मेरे सामने ये नहीं देख सकते हैं? ली हावरान के सामने एक विंडो ओपन होती है। उसमें लिखा होता है, प्लेयर स्टेटस, नेम ली हावरान, लेवल 1, क्लास ब्लड डीमन गॉड, रेस वैम्पायर, टाइटल नन, HP 100, MP 100, स्ट्रेंथ 10, एंड्योरेंस 10, इंटेलिजेंस 10, एजिलिटी 10, स्पिरिट 10। ली हावरान को किसी की आवाज आती है, मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने यहाँ लाने के लिए प्राचीन संबंध चक्र का उपयोग किया था। ली हावरान कहते हैं, अच्छा। ली हावरान से कहा जाता है, जब इसे एक्टिवेट किया गया तो आकाश और पृथ्वी कांप उठे और अनुष्ठान से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जादू प्रकट हुआ। हम बहुत डरे हुए थे। ली हावरान बताया जाता है, ये कहने वाला और कोई नहीं, लेवल 3 म्यूटेंट बीस्ट सक्यूबाई निको थी। निको बोलती, यदि इसे इतना हंगामा हुआ है तो आप अविश्वसनीय रूप से मजबूत होंगे। निको को बोलती, निको पूर्ण निष्ठा की शपथ लेती हूँ, मैं अनंत काल तक मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। ली हावरान को नोटिफिकेशन की तरफ से आता है और उसमें लिखा रहता है, आपने अपना पहला फॉलोअर प्राप्त कर लिया है। अपना MC कहता है, उसने बस मेरे प्रति वफादारी की कसम खाई थी और एक नोटिफिकेशन पहले ही पॉपअप हो चुकी है। अपना MC सिस्टम के विंडो पर अपनी उंगली रखकर चेक करता है तो उसके सामने एक इन्फॉर्मेशन आती है और उसमें लिखा होता है, नेम निको, रेस सक्यूबस, एज 18, म्यूटेंट बीस्ट लेवल 3rd लेवल। विशेषताएं, अधिक शक्तिशाली बनने की इच्छा रखता है और शक्तिशाली के प्रति सहज प्रशंसा महसूस करता है। अफिनिटी लेवल 88%। अपने MC को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें बताया जाता है, जब किसी फॉलोअर की अफिनिटी लेवल 100% तक पहुंच जाती है तो उन्हें हैरम में जोड़ा जा सकता है और एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड दिया जाएगा। ली हावरान हंसता है और कहता है, फाइनली मुझे समझ आ गया। उसके पहले घटी इस घटना के कारण ही उसका पुनर्जन्म हुआ है। ली हावरान कहता है कि उसने विकसित लोगों की शक्ति से भी अधिक शक्ति अर्जित कर ली है और फिर से उसके पास कई सारी विंडो स्क्रीन ओपन होती हैं और हमें बताया जाता है अपनी MC को, जिसके सामने द ब्लड डीमन गॉड के नेम से विंडो ओपन होती है। उसमें लिखा रहता है, स्टेटस स्क्रीन, नेम ली हावरान, लेवल 1, ऑक्यूपेशन ब्लड डीमन गॉड, रेस वैम्पायर, टाइटल नन, MP 100, HP 100, MP 100, ताकत 10, बुद्धि 10। अपना MC हंसते हुए कहता है, इस बार फाइनली उसके पास रिवेंज लेने का साधन है। आगे निको शर्माते हुए ली हावरान को बोलती है, सर आपको क्या हुआ है? आप इतने एक्साइटेड क्यों दिख रहे हैं और आप हवा को क्यों छू रहे हैं? निको ब्लश करते हुए बोलती है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत देर तक सोए रहे और अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं? क्या आप थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं? ली हावरान थोड़ा खांसते हुए बोलता है, बिल्कुल, मुझे थोड़ा हिलना चाहता हूँ। निको अपनी लाजवाब फिगर को ऑफर करते हुए बोलती हैं, अच्छा, अगर आपको वास्तव में किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत है तो प्लीज़ टच माई बॉडी। यदि मेरा बॉडी आपको आराम करने में हेल्प कर सके तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। निको अपनी ब्रा को नीचे की ओर सरकते हुए बोलती हैं, हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है पर मैं आपको खुश करने के लिए सब कुछ करूँगी। भाई कुछ भी कहो, इसके इतने बड़े अरमान देखकर मेरा ध्यान भटक गया। अपने MC के पीछे खड़ी एक लड़की बोलती है, कितनी बेशरम है निको, मुझे नेतृत्व करने दो। दूसरी लड़की बोलती है, इस तरह की बात मुझ पर छोड़ देनी चाहिए, मेरे स्तन बड़े और आरामदायक हैं। अपना MC सरप्राइज होकर हाथ से रोकते हुए बोलता है, रुको, मेरा तुम्हारा फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं है। वो बोलता है, क्या सगी सखियों भी इतनी उत्सुक होती हैं?
सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, निको की एफिनिटी लेवल 85% तक गिर गई है। निको बोलती है, क्या हो रहा है? क्या तुम्हें मेरे शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अपना एमसी सोचते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपना एमसी बोलता है, अफिनिटी लेवल को इस फंक्शन का एक प्रमुख कार्य माना जाता है। अपना एमसी चिन पर हाथ रखकर बोलता है, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं बदला लेना चाहता हूँ तो मुझे सिस्टम की शक्ति का उपयोग करना होगा। मुझे उन सभी के साथ अपना संबंध अधिकतम बनाए रखना होगा। ली हाओजान निको की आंखों में देखकर बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे गलत तरीके से समझ लिया है। निको बोलती है, हाँ? ली हाओजान निको से बोलता है, तुम सुंदर हो और ये सभी सुंदर हैं। अपना एमसी निको से बोलता है, मैंने कभी आप जैसी स्पेशल महिला नहीं देखी। निको ब्लश करते हुए कहती है, आर सचमुच? तभी ली हाओजान के सामने सिस्टम अपीयर होता है। बताया जाता है, सिस्टम नोटिफिकेशन, निको की अफिनिटी लेवल 90% तक बढ़ गई है। निको ब्लश करते हुए बोलती है, अगर आप इसी तरह बात करते रहेंगे तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। अरे भाई, कितने बड़े बड़े अरमान हैं, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। सॉरी, कहानी से भटक गए हम। आगे ली हाओजान बोलता है, लेकिन मैं अभी आपने मुझे बुलाया है और मैं अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ हूँ। मुझे ऊर्जा की ज़रूरत है। निको सोचकर बोलती है, ऊर्जा? चूंकि आप ब्लड डीमन गॉड हैं, तो फिर जब तक आपके पास ब्लड है आप एनर्जी पुनः रिकवर कर सकते हैं। निको ब्लश करते हुए बोलती है, आओ, मुझसे जितना चाहे उतना ब्लड पी लो। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरा खून आपके बॉडी के भीतर बहता है। ली हाओडान की आंखों में लाल रोशनी चमकती है और ली हाओडान बोलता है, रुको, मुझे ये क्या हो रहा है? मुझे अंदर से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या ये मेरे वैम्पायर वंश की स्वाभाविक प्रवृत्ति है? ली हाओडान अपना मुंह खोलता है, बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। ली हाओडान आगे बढ़ता है और निक्को के गर्दन पर काट लेता है। निक्को के चेहरे पर दिखती हवस और आंखों में दिखते आंसू और मुंह से निकलती आवाज, आह! लगता है निक्को को बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, निक्को की अफिनिटी लेवल 92% तक बढ़ गई है। निक्को आंखों में आंसू लेकर और हाँफते हुए बोलती है, ये अविश्वसनीय है, अब मैं पूरी तरह से मास्टर के साथ एक हो गई हूँ। ली हाओजान के सामने विंडो ओपन होती है। बताया जाता है, सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपने एक नया कौशल हासिल किया है, ब्लड फ्यूजन। सिस्टम नोटिफिकेशन, बढ़े हुए एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ +1। ली हाओजान अपना मुंह पोंछते हुए सिस्टम नोटिफिकेशन की तरफ देखकर बोलता है, एक नया कौशल? तो क्या ये इसी तरह काम करता है? इसी के साथ हमें निक्को के हालत दिखने को मिलते हैं, जो डगमगाते पैरों पर खड़ी होती है। ली हाओजान के सामने सिस्टम अपीयर होता है और ली हाओजान अपने हाथों से विंडो स्क्रीन को दबाते हुए बोलता है, मुझे देखने दो, ये सब क्या है? स्किल लिस्ट ओपन होती है और बताया जाता है, ब्लड फ्यूजन, पैसिव स्किल। किसी महिला का ताज़ा रक्त सोखने पर आपको रैंडमली एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त होंगे। प्रत्येक टारगेट केवल एक बार ही इस प्रभाव को ट्रिगर कर सकता है। ली हाओजान स्किल लिस्ट को देखकर बताता है, एक ऐसी स्किल जो बिना एट्रीब्यूट बढ़ाए ही विशेषता अंक प्रदान करता है। हालांकि पॉइंट रैंडमली प्राप्त किए जाते हैं। यदि मेरे पास पर्याप्त टारगेट्स हों तब मैं काफ़ी मात्रा में एट्रीब्यूट्स प्राप्त कर सकता हूँ। अपना एमसी हंसते हुए बोलता है, ये स्किल अविश्वसनीय पावरफुल है। ली हाओजान निको की तरफ मुड़कर बोलता है, निको? निको घबराकर बोलती है, मैं यहाँ हूँ। ली हाओजान बोलता है, खून, मुझे और खून चाहिए। निको डगमगाते पैरों पर खड़ी होकर खुद को ऑफर करते हुए कहती है, कम ऑन बेबी, आप मुझसे जितना चाहे उतना ब्लड पी सकते हैं। ली हाओजान हल्की सी मुस्कान लेकर कहता है, नहीं, सिर्फ आपका खून नहीं, मुझे दूसरों का खून भी चाहिए। ली हाओजान पीछे मुड़कर सभी की तरफ देखकर बोलता है, विमेन्स ब्लड, जितना अधिक उतना अच्छा। सभी महिलाएं ब्लश करते हुए बोलती हैं, क्या हम भी ब्लड देंगे? क्या ये एक नए प्रकार का खेल है? लगता तो रोमांचक है। महिलाएं बोलती हैं, निको को उस अवस्था में देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है, मैं भी ये करना चाहती हूँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। लड़कियों की आंखों में हवस साफ साफ देखी जा सकती है। आगे ली हाओजान हंसते हुए बोलता है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आओ सब एक साथ। हमें कुछ सुंदर फूलों को दिखाया जाता है जिन पर तितलियां उड़ रही होती हैं। आगे बताया जाता है, ली हाओजान एक शर्माती लाल बालों वाली महिला की ले रहा होता है,
गर्दन से ब्लड पी रहा होता है और बार बार सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड एंड्योरेंस +1, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड एंड्योरेंस +1, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड एंड्योरेंस +1। और इसी तरह एक और पर्पल बालों वाली महिला को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से निकलते आंसू और मुंह से निकलती आवाज आह, और इसी के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड इंटेलिजेंस। हमें और भी एक नीले बालों वाली महिला को दिखाया जाता है जिसकी मुंह से निकलती आवाज आह, और इसी के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड एजिलिटी। हमें और भी अलग अलग सिस्टम नोटिफिकेशन आती हैं जिनमें लिखा होता है सिस्टम नोटिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, सिस्टम नोटिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड इंटेलिजेंस, सिस्टम नोटिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड एजिलिटी, सिस्टम नोटिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स इंक्रीज्ड एंड्योरेंस। थोड़ी देर के बाद का समय बताया जाता है और एक पर्पल बालों वाली महिला थक कर बोलती है, अविश्वसनीय, मैंने इससे पहले कभी इतना रोमांचक अनुभव नहीं किया था। हालांकि काटने से थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन मेरा दिल उत्तेजना से फटने वाला है। दूसरी लड़की आंखों में हवस दिखाकर कांपते हुए बोलती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा और मास्टर की आत्मा का गहरा संबंध है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भाई, इसे देखकर असली लड़कियों से मन हट गया। और इसी के साथ आगे अपने एमसी को बताया जाता है जिसके चारों ओर एक रेड फ्यूम होती है और मैसी अपने मुंह में ब्लड लिए बोलता है, बिल्कुल सही, यहाँ हर सक्यूबी में ब्लड फ्यूजन सक्रिय है। और बोलता है, उनका सभी का धन्यवाद, मैंने बहुत सारी स्किल प्राप्त की हैं। अपना एमसी ब्लड को मुंह से पोंछते हुए बोलता है, लेकिन मैंने तो बस उनकी गर्दनें काटी, क्या उनका रिएक्शन थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? आगे अपने एमसी को दिखाया जाता है जिसके चारों ओर एक रेड फ्यूम का ऑरा और कई सारी सिस्टम नोटिफिकेशन जिनमें लिखा होता है सिस्टम नोटिफिकेशन, द सक्यूबाइज अफिनिटी हैज इंक्रीज्ड। और ली हाओजान अपना मुंह पूछते हुए अपने आसपास सभी महिलाएं सक्यूबी देखकर बोलता है, तो क्या सक्यूबी का शरीर इतना सेंसिटिव होता है? एपिसोड की शुरुआत में चांदनी रात में सक्यूबस टाउन को दिखाया जाता है, जहां निको घर के अंदर आते हुए बोलती है, मास्टर हरान, मैं आ रही हूँ। निको अंदर आकर बोलता है, कुछ देर पहले बाहर बहुत अधिक लोग थे, इसलिए आप ठीक से मैनेज नहीं कर सके, है ना? निको बिस्तर के पास जाती है और बिस्तर पर चढ़कर ब्लास्ट करते हुए बोलती है, जब से उसने मुझे काटा है मैं उस रोमांचकारी अनुभूति से ग्रस्त हो गई हूँ। और बाहें बढ़ाते हुए बोलती है, कम ऑन मास्टर, आओ एक गहरा कनेक्शन बनाएं। दोस्तों, हमें नहीं पता कि निको कौन से रिश्ते की बात कर रही है, हम इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। निको बोलती है, मास्टर, अब हम दोनों ही हैं, आप अपना सब कुछ दे सकते हैं। निको थोड़ा थोड़ा शर्माकर बोलती है, आज रात मुझे एक असली सक्यूबस बनने दो मास्टर। निको बिस्तर पर चढ़कर अश्लील हरकतें करते हुए बोलती है, मास्टर, मैं आज अपने चरम पर पहुंच जाऊंगी। उसके बाद कोई हरकत ना होने पर निको सोचते हुए बोलती है, क्या कुछ गलत है? ये अनुभूति बहुत तीव्र है। निको सरसराहट की आवाज के साथ कंबल को ऊपर उठाती है और देखकर चौंकते हुए बोलती है, यहाँ तो एक लकड़ी पड़ी हुई है। निको निराश होकर बोलती है, क्या तुम्हें मुझसे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ मिल गया है? हमें थोड़ी देर के बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहां अपना एमसी किसी कब्रिस्तान में होता है। वीडियो के बीच में बोलने के लिए माफ़ करना। आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ बैक टू द वीडियो। आगे हमें दिखाया जाता है अपना एमसी के सामने सिस्टम अपीयर होता है और अपना एमसी उसमें देखते हुए बोलता है, हालांकि मेरा स्तर अभी भी केवल 1 है, लेकिन पूरे दिन रक्त सोखने के बाद मेरी एट्रीब्यूट पहले से ही काफ़ी मजबूत है। हमें एमसी के स्टेटस स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसमें उसके बारे में बताया जाता है, नाम ली हाओरेन, रेस वैम्पायर, स्तर 1, शीर्षक कोई नहीं, व्यवसाय रक्त दानव देवता, HP 520, MP 500, ताकत 56, आत्मा 50, सहनशक्ति 52, चपलता 43, बुद्धिमता 48। आगे हमारा एमसी सीरियस होकर बोलता है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वास्तविक युद्ध अवसर का लाभ उठाया जाए, मुझे अपना स्तर ऊपर उठाना होगा। ली हाओरेन गुस्सा होते हुए बोलता है, और फिर मैं उस आदमी से बदला लूंगा। ली हाओरेन अपना रेड ऑरा को हल्के से फैलाते हुए बोलता है, ये कब्रिस्तान डार्क एनर्जी से भरा है,
हंटिंग स्क्वाड के साथ मेरे अनुभव के आधार पर इस तरह के स्थानों पर आमतौर पर अनडेड रेस के म्यूटेंट बीस्ट रहते हैं। यदि मैं अपनी जादुई ऊर्जा को अनलीश कर दूं तो मैं उन्हें आकर्षित करने में सक्षम हो जाऊंगा। लिहावरन अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपना रेड ऑरा तेजी से फैलाते हुए कहता है, आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। अपना मिसी जैसे ही ये बोलता है तो वहां पर एक डरावना ग्रीन ऑरा फैलने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद वहां पर अपने मिसी को एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है। आवाज आती है, कौन है भाई, किसने हमारे एटर्नल रेस्ट को डिस्टर्ब किया है। लिहावरन के सामने एक फिगर अपीयर होता है और वह बोलता है, किसने हमारे एटर्नल रेस्ट को डिस्टर्ब किया है। उसकी आवाज़ वहां पर गूंजती है और वह अपने मिसी से बोलती है, ये तुम हो, ये तुम हो। अपने मिसी के सामने कई सारी फिगर अपीयर होते हैं जो लेवल 1 म्यूटेंट बीस्ट फेसलेस भूत जिनका चेहरा नहीं होता, और वे सभी फिगर बोलते हैं, किसने हमारी एटर्नल रेस्ट को डिस्टर्ब किया है। उन फेसलेस भूत की लीडर अपने मिसी पर हमला करते हुए बोलती है, तुम मरोगे। पर अपना मिसी बोलता है, चल हट भांकी, आगे तो आप समझ ही गए होगे। अपना मिसी बोलता है, लेवल 1 का म्यूटेंट बीस्ट मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और एक लाइट के साथ भूत का चेहरा ब्राइट कर देता है अपना मिसी। पर इससे सारी लड़की भूत एंग्री हो जाते हैं और अपने लिहारन पर हमला करते हुए बोलती हैं, तुम मरोगे, तुम मरोगे। पर अपना मिसी बी लाइक, चल हट भंकी, आगे तो अब समझ ही गए होगे। अपना लिहारन लाइट की स्पीड से एक फिस्ट भूत को मार देता है। ऑडियंस बी लाइक, हो गया ना मोए मोए। आगे अपने मिसी को नोटिफिकेशन आती है, एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड। आगे अपना मिसी एक भूत को सिर से पकड़कर जमीन पर मार देता है और नोटिफिकेशन आता है, एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड। अपना मिसी एक और भूत को लाइट की स्पीड से फिस्ट मारता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। और लिहारन को 2 नोटिफिकेशन आती है, पहली एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड और दूसरी आपका लेवल अप हो गया है, आपने लाभ प्राप्त किया है। कृपया 5 एट्रीब्यूट्स अंक दे, उन्हें नियुक्त करे। आगे अपना एमसी दौड़ते दौड़ते भूतों की माँ और बहन को एक कर उनको उनकी पोजीशन दे देता है, वो भी खतरनाक वाली। इसके बाद लिहाओ भूतों को मारते मारते उनको पापा की परी बना देता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे भूत अपने एमसी से डरकर भाग रहे होते हैं। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ कई सारी नोटिफिकेशंस आती हैं जिनमें लिखा होता है, एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड, आपका लेवल अप हो गया है, आपने लाभ प्राप्त कर लिया है, कृपया 5 एट्रीब्यूट्स अंक दें, उन्हें नियुक्त करें। अपने मिसी को एक खास नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, आपने एक न्यू स्किल अनलॉक किया है, क्रिम्सन फ्लैश। आपको 5 सेकंड के भीतर 2 छोटे डैश करने की अनुमति देता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का समय बताया जाता है। एक चांदनी रात में एक सुंदर चांद और हमारे चांद को, हमारे एमसी को, जो पसीने से लथपथ हाँफते हुए बोलता है, क्या म्यूटेंट बीस्ट से लड़ने का अनुभव वैसा ही है जैसा विकसित लोगों का होता है? ये अविश्वसनीय लगता है। इसके बाद अपने मिसी को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, आप लेवल 8 पर पहुंच गए हैं, कृपया अपनी एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स असाइन करें। अपना मिसी सभी महिला भूत को निपटने के बाद अपने लेवल स्क्रीन बार को देखकर बोलता है, मैं अब वह तिरस्कृत सामान ढोने वाला वाहक नहीं रहा। अपने मिसी का स्टेटस स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, नाम ली हाउरेन, रेस वैम्पायर, स्तर 8, शीर्षक कोई नहीं, ऑक्यूपेशन ब्लड डीमन गॉड, HP 520, MP 500, ताकत 56, आत्मा 50, सहनशक्ति 52, चपलता 43, बुद्धिमता 48। अपना मिसी हंसते हुए बोलता है, फिलहाल मेरे कॉम्बैट एट्रीब्यूट में सबसे लाभप्रद गुण शक्ति, सहनशक्ति और एजिलिटी स्किल क्रिम्सन फ्लैश है। अपना मिसी सोचते हुए आगे बोलता है, इसलिए मुझे केवल स्ट्रेंथ और सहनशक्ति को पॉइंट देने की आवश्यकता है। ये काफी उचित वितरण होना चाहिए। अपना मिसी अभी ये सोच ही रहा था कि सिस्टम द्वारा एक नोटिफिकेशन आती है जिनमें लिखा होता है, होस्ट के पास खतरा है। लिहावरन ये सुनकर डर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अपने मिसी के पीछे एक लंबी तलवार लिए खड़ा हुआ लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट बुचर, जिसके बॉडी में कई जगह हथियार घुसे होते हैं। अपना मिसी जब मुड़कर पीछे देखता है तो चौंक जाता है और अपना मिसी कुछ कर पाते उससे पहले उस पर तलवार की स्ट्राइक पड़ती है, लेकिन अपना मिसी समय रहते उस अटैक को साइड में डॉज करते हुए बोलता है, एक लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट बुचर। आगे अपना मिसी बोलता है, अपने विशाल शरीर के बावजूद ये बिल्कुल भी धीमा नहीं है। इसके अलावा अपने मिसी के पीछे से एक चेन का अटैक आता है और एक धमाका होता है जिससे लिहारन ऊपर उछलकर डॉज करता है और बोलता है, यहाँ एक और है। अपना मिसी पीछे गिरते हुए बोलता है, फेसलेस भूत हरे रंग में अपने नाम के साथ दिखाई दिए, जिसका मतलब था कि उन्होंने कोई चुनौती पेश नहीं की।
अब नमिसी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, लेकिन कसाई का नाम पीले रंग में है, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि वह मेरे लिए खतरनाक एनिमी है? अब नमिसी के चेहरे पे कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता है, लेकिन चूंकि भाग्य ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो चाहे मेरे रास्ते में कोई भी खड़ा हो, मुझे उसे हराना ही होगा। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे ली हाओरेन पर लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट बुचर ने अपनी तलवार से अटैक कर दिया था, जिसे ली हाओरेन ने साइड हटकर डॉज कर लिया था। ली हाओरेन लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट बुचर के पीछे से आकर उसके सिर पर एक किक मारता है और परेशान होकर बोलता है, कितना कठिन, केवल घूंसे से और लाते मारकर उसे चोट पहुंचाना मुश्किल है। लेकिन एक और लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट बुचर पीछे से एक कांटेदार चेन का हमला कर देता है और ली हाओरेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपना ली हाओरेन उस हमले से बच जाता है और पीछे सरकते हुए एक जगह अपनी टूटी आयरन स्वॉर्ड लेकर खड़ा होकर बोलता है, ये तो बहुत करीबी था। ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये बहुत परेशान करने वाले हैं, लेकिन कम से कम मैं एक बुचर की पीठ से एक हथियार निकालने में कामयाब रहा। ली हाओरेन उस बुचर पर हमले करते हुए बोलता है, ये थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन जब तक लड़ाई लंबी नहीं खिंचती तब तक ये पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन इस हमले को लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट बुचर देख लेता है और अपनी तलवार से ली हाओरेन पर अटैक कर देता है, जिसे ली हाओरेन अपनी टूटी तलवार से रोकते हुए बोलता है, मेरे 80% विशेषता अंक ताकत में है। अगर ये सीधा टकराव है तो मैं उससे नहीं डरता। और ये बोलकर ली हाओरेन उसे अपनी टूटी तलवार के बल पर पीछे हटा देता है और लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट बुचर लड़खड़ाते हुए पीछे गिर जाता है और इधर उधर देखने लगाता है। फिर एक आवाज आती है, तुम कहाँ देख रहे हो बेवकूफ? ये सुनकर वो बुचर डर जाता है और पसीना पसीना होने लगता है, लेकिन अपना ली हाओरेन ऊपर से हमला करते हुए बोलता है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ ली हाओरेन उस बुचर के सिर पर अपनी टूटी तलवार को घुसा देता है और बस एक खून का फवारा दिखाया जाता है। इसके बाद 2 नोटिफिकेशंस आती हैं, आपका स्तर ऊपर हो गया है, आपको 5 विशेषता अंक प्राप्त हुए हैं, कृपया उन्हें निर्दिष्ट करें। आपका स्तर ऊपर हो गया है, आपको 5 विशेषता अंक प्राप्त हुए हैं, कृपया उन्हें निर्दिष्ट करें। हमारे ली हाओरेन को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार को सिर में गड़ा के उसके ऊपर खड़ा था और बोलता है, क्या एक राक्षस ने मुझे लगातार 2 स्तर ऊपर पहुंचा दिया? चुनौतीपूर्ण दुश्मनों से लड़ना निश्चित रूप से अधिक दिलचस्प है। ली हाओरेन को एक नई स्किल मिलती है जिसमें लिखा होता है, आप 10वें स्तर पर पहुंच गए हैं, आपने एक नया कौशल अनलॉक कर लिया है। और बताया जाता है, रक्त अंत्येष्टि में दुश्मन की गति को धीमा करने के लिए लक्ष्य क्षेत्र में रक्त दलदल का निर्माण किया जाता है तथा उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए रक्त ब्लेड दागे जाते हैं। हमें दूसरे बीस्ट को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में कांटेदार चेन को लेकर खड़ा था और अपने ली हाओरेन की तरफ देखकर गुस्सा कर रहा था। अपना ली हाओरेन उस म्यूटेंट बीस्ट बुचर से बोलता है, क्या गलत? क्या अपने साथी को मरते हुए देखना दुखद है? आगे बोलता है, आपका नाम अब हरे रंग में दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? कि अब तुम मेरे प्रतिद्वंदी नहीं रहे। ली हाओरेन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अभी उसके पास भेजने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो म्यूटेंट बीस्ट गुस्से से अपनी चेन को ली हाओरेन की ओर फेंक देता है, लेकिन ली हाओरेन साइड में डॉज करते हुए बोलता है, तुम धीमे हो गए हो। और अपना ली हाओरेन सीरियस होकर बोलता है, भले ही मेरा युद्ध अनुभव सीमित है, लेकिन करियर के तौर पर मैंने कई लड़ाइयाँ देखी हैं। बाद में ली हाओरेन के पीछे से मुड़कर वह चेन हमला करती है, लेकिन ली हाओरेन कहता है, आपकी गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाना आसान है। ली हाओरेन नाराज होकर बोलता है, मैं अपने नए कौशल से तुम्हें खत्म कर दूंगा। ली हाओरेन अपनी नई स्किल ब्लड इंटरमेंट यूज करता है, जिसके उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो म्यूटेंट बीस्ट बुचर एक दलदल में फंस जाता है और उसमें से लंबे नुकीले कांटे निकलते हैं और उस म्यूटेंट बीस्ट बुचर के बॉडी में घुस जाते हैं। उस म्यूटेंट बीस्ट बुचर के मरने के बाद एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, you've leveled up, you've gained 5 attribute points, please assign them। हमारे ली हाओरेन को दिखाया जाता है जो खड़ा होकर सोचकर बोलता है, हालांकि मैंने पहले ही कौशल का विवरण पढ़ लिया था, इसे क्रियान्वित होते देखकर मैं दंग रह गया। ये निश्चित रूप से एक क्रूर कौशल है। ली हाओरेन को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, यू हैव obtained a new title, अनडेड किलर। ली हाओरेन चौंकते हुए बोलता है, अनडेड किलर? ओह, द टाइटल सिस्टम हैज बिन एक्टिवेटेड। इस उपाधि को धारण करके आप मरे हुए शत्रुओं को 5% अतिरिक्त क्षति पहुंचाते हैं।
हमें थोड़ी देर के बाद सूर्य उदय का समय दिखाया जाता है और अपना ली हाओरेन अपनी स्टेटस स्क्रीन की तरफ देखकर अपने कमर पर हाथ रखकर बोलता है, ये खतरनाक था, लेकिन सिर्फ एक दिन में इस तरह का उन्नयन प्राप्त करना ये निश्चित रूप से इसके लायक था। यदि मैं इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही मैं सुपीरियर स्टील रैंक के चेन जिजीजेन को पकड़ लूंगा। उसकी स्टेटस स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, नेम ली हाओरॉन, रेस वैम्पायर, लेवल 11, टाइटल अनडेड किलर, ऑक्यूपेशन ब्लड डीमन गॉड, HP 630, MP 500, स्ट्रेंथ 100, इंड्योरेंस 63, इंटेलिजेंस 48, स्पिरिट 50, एजिलिटी 43। ली हाओरोइन चौंक जाता है जब उसको एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, आपका दैनिक मिशन तैयार हो गया है, इसे समय पर पूरा करें। ली हाओरोइन अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ देखता है जिसमें लिखा था, आपका दैनिक कार्य तैयार हो गया है, कृपया इसे शीघ्र पूरा करें। वो बोलता है, दैनिक मिशन क्या होगा, इसका विषय क्या होगा? अगर मैं इसे पूरा कर लूंगा तो मुझे निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा। ली हाओरॉन को नोटिफिकेशन आती है जिनमें लिखा होता है, अगली सुबह से पहले आपको कौशल रक्त संलयन को सक्रिय करने के लिए विपरीत लिंग के कम से कम एक पात्र का ताज़ा रक्त अवशोषित करना होगा। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आती है, उसमें बताया जाता है, विपरीत लिंग का प्रत्येक पात्र केवल एक बार रक्त संलयन को सक्रिय कर सकता है। यदि मिशन समय पर पूरा नहीं होता है तो 5 विशेषता अंक अनियमित रूप से काट लिए जाएंगे। ये कैसा मिशन है? रोज औरतों का खून पीना? क्या ये पिशाचों का स्वभाव है? इसके अलावा पेनल्टी में 5 विशेषता अंक गंवाने का प्रावधान है। ये बहुत नुकसानदेह है। कल मैंने शहर की सभी सुकूबी का खून पी लिया था और आज उन्होंने मुझे ये मिशन दिया है। क्या ये एक बहुत बड़ा घोटाला नहीं है? ली हाओरन के सामने एक नोटिफिकेशन आती है। 1. सूचना, उपयोगकर्ता को एक कौशल को सक्रिय करने के लिए अगले सूर्योदय से पहले विपरीत लिंग के पात्र का ताज़ा रक्त अवशोषित करने का निर्देश दिया जाता है। इस कौशल का नाम है फ्रेश ब्लड फीस्ट। सूचना, विपरीत लिंग का प्रत्येक सदस्य रक्त गठबंधन को केवल एक बार ही सक्रिय कर सकता है। समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर 5 विशेषता अंक यादृच्छिक रूप से काटे जाएंगे। ली हाओरेन बोलता है, इस बंजर भूमि के बीच में मैं दूसरी औरत कहाँ ढूंढूंगा? ली हाओरेन को कुछ याद आता है और वह बोलता है, वेट, किसने कहा कि महिलाएं नहीं हैं? ली हाओरेन अपने सामने पड़ी गोस्ट वुमन को देखता है और उसकी ओर देखकर बोलता है, यद्यपि मैंने उसे पहले ही मार दिया है पर फिर भी वह एक महिला भूत है। भूत को भी औरत ही माना जाता है, ये बात तो सही है ना? ली हाओरेन हंसते हुए अपने नुकीले दांतों को दिखाकर बोलता है, उसका खून ही काम आएगा। ली हाओरेन उस म्यूटेंट गोस्ट को उठाता है पर देखता है उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, टारगेट्स का खून सड़ा हुआ है और ब्लड फ्यूजन को सक्रिय नहीं कर सकता। ली हाओरेन बोलता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि वह बहुत समय पहले मर चुकी है? ली हाओरेन गोस्ट वुमन को उठाता है और खड़े होकर उसे देखते हुए बोलता है, लेकिन यहाँ अभी भी कई फेसलेस गोस्ट मौजूद हैं। निश्चित रूप से उनमें से एक काम करेगा। लेकिन जब ली हाओरेन उन सभी महिलाएं भूत की तरफ देखता है तो कई सारी विंडो स्क्रीन ओपन हो जाती हैं जिसमें लिखा होता है, लक्ष्य का खून सड़ा हुआ है और रक्त संलयन को सक्रिय नहीं कर सकता। लक्ष्य का खून सड़ा हुआ है और रक्त संलयन को सक्रिय नहीं कर सकता। और उसके पास नोटिफिकेशन का ढेर लग जाता है जिसे देखकर ली हाओरेन का दिमाग खराब हो जाता है और अपना सिर को पकड़कर बोलता है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये प्राणी मरे हुए जाति के हैं। उनका खून शुरू से ही ताज़ा नहीं था। ये सब इसलिए क्योंकि मैंने कल ही सभी सुकूबी का खून सोख लिया था। अरे यार, मैं बहुत ज़्यादा आवेगी था। औरत, मुझे महिलाओं की ज़रूरत है। और कहाँ हैं महिलाएं? सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसमें कोई गुनगुना रहा होता है। हमें निको को दिखाया जाता है जो शर्मा रही होती है और बोल रही होती है। भले ही मास्टर हाओरेन यहाँ नहीं है, फिर भी उनकी खुशबू अभी भी इस बिस्तर पर बनी हुई है। यहाँ लेटे हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनकी बाहों में हूँ। ये अविश्वसनीय है। निको को एक सदमा लगता है और वह हैरान होकर बिस्तर पर बैठकर बोलती है, ये एहसास, ये मास्टर हाओरान है। उसे इस समय मेरी बहुत ज़रूरत होगी। सीन शिफ्ट होता है। इस बीच कहीं और का सीन दिखाया जाता है। हमें एक स्पीड से चलती कार को दिखाया जाता है। उसमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें एक बंदा कहता है, हम उसे पूरे दिन ढूंढते रहे पर अभी तक नहीं मिले। क्या तुमने गलत रास्ता नहीं चुना? दूसरा बंदा जो कार को ड्राइव कर रहा होता है वह कहता है, कल एक विशेष जादुई ऊर्जा प्रकट हुई। भले ही यह सिर्फ एक क्षण के लिए था पर मुझे यकीन है कि इसी दिशा से आया था। ड्राइव करने वाला बंदा हल्की सी मुस्कान लेकर कहता है, ये ऊर्जा अत्यंत अनोखी है। ये निश्चित रूप से एक अत्यंत दुर्लभ म्यूटेंट बीस्ट होगा।
यदि हम इसे कॉर्पोरेशन में वापस लाने में कामयाब हो गए तो वे निश्चित रूप से हमें पदोन्नत करेंगे और वेतन वृद्धि देंगे। ऑरेंज कलर के बाल वाला पर्शियन बोलता है, लेकिन यदि ये उतना ही दुर्लभ है जितना आप कह रहे हैं तो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यदि हम इसे संभाल नहीं सके तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। उनसे उनके पीछे वाली महिला बोलती है, आपका कायरतापूर्ण रवैया हमारी कंपनी की बिना किसी डर के आगे बढ़ने की भावना के साथ मेल नहीं खाता है। क्या निगम ने आपको कुछ नहीं सिखाया? वह आदमी कहता है, मुझे माफ करना टीम लीडर, मैं बस थोड़ा चिंतित हूँ। आखिरकार हमने अभी तक निगम को सूचित नहीं किया है। हमें उनके लीडर को दिखाया जाता है जो पीछे बैठी होती है और वह बोलती है, चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ कुछ नहीं होगा। हमें उनके लीडर के बारे में बताया जाता है, हॉन्गचेंग कॉर्पोरेशन पोलर रोज की 4 विकसित टीम के टीम लीडर ली जुएर। उनकी लीडर अपने हाथ पर चिन्ह रखकर बोलती है, हम अकेले नहीं हैं जिन्होंने उस जादुई ऊर्जा को महसूस किया। हमें दूसरों से आगे निकलना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें आसमान को दिखाया जाता है जहां हल्के हल्के सफेद बादल होते हैं। उसके बाद हमें ली हॉरन साइड दिखाया जाता है जिसके सामने एक कार आकर रुकती है। ली हॉरन उस कार की ओर देखते हुए बोलता है, ह्यूमंस। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी गाड़ी में वही औरत हो जिसकी मुझे जरूरत है? कार से 2 लोग उतरते हैं और ली हॉरन की ओर देखकर बोलते हैं, क्या वह वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? उनमें से काले बाल वाला पर्शियन बोलता है, जी हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही जादुई प्रतिक्रिया है, लेकिन उसकी जादुई ऊर्जा इतनी प्रबल नहीं है, मुश्किल से स्तर 2 पर है। ली हॉरन गुस्सा होकर उनको देखकर बोलता है, तो वह एक आदमी है। हालात को देखते हुए वे मेरा शिकार करने आए हैं। तभी एक पैर कार से निकलता है और हमें दिखाया जाता है वह और नहीं उनकी लीडर ली जुएर थी, जिसका रैंक लोअर गोल्ड रैंक बताया जाता है। वह बोलती है, उसकी पोशाक से वह एक म्यूटेंट वैम्पायर बीस्ट जैसा दिखता है जो वास्तव में अजीब है। अफसोस कि यह सिर्फ एक लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट है, इससे लड़ने की परेशानी उठाने के लायक भी नहीं है। उनकी लीडर ली जुएर बोलती है, तुम दोनों उसे जल्दी से खत्म कर दो, फिर उसे ट्रंक में रखो और चलो। अपना ली हॉरन उस लीडर को देखकर बोलता है, औरत, ये एक असली औरत है, लेकिन यह स्वर्ण स्तर का एक विकसित संस्करण होना चाहिए था। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं उसके खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा कर सकता। यह रेड टाइटल इसका सबसे अच्छा सबूत है। ली हॉरन उन दोनों को देखकर बोलता है, यहाँ तक कि उसके दोनों अधीनस्थ भी मेरे लिए आसान प्रतिद्वंदी हैं। मैं बस हाथ पर हाथ धरे नहीं खड़ा रह सकता। हमें उन दोनों की रैंक को दिखाया जाता है जो सुपीरियर ब्रॉन्ज रैंक होती है। ली हॉरन अपनी स्किल क्रिम्सन फ्लैश को एक्टिव करता है और उन दोनों के सामने से गायब हो जाता है, जिससे वह चौंक जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ली हॉरन लीडर ली जुएर के पीछे अपीयर होता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। ली जुएर चौंक जाती है और बोलती है, क्या लेवल 2 म्यूटेंट बीस्ट इतनी तेजी से चल रहा है? ली हॉरन जब उसे पकड़ता है तो लीडर की आवाज निकल आती है, आह, ये टकराया, ये वहां टकराया। वह बोलती है, मैं क्या करूं, मैं ऐसी स्थिति में कभी नहीं रही हूं। उनके दोनों साथी गुस्सा होकर बोलते हैं, धिक्कार है, हमारे टीम लीडर से दूर हो जाओ। तुम हमारे नेता के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उनकी लीडर शर्माते हुए बोलती है, इसका क्या मतलब है? तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? ली हॉरन अपना मुंह खोलता है और अपने नुकीले दांतों को दिखाकर बोलता है, मुझे माफ करना, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ली हॉरन ली जुएर के गर्दन पर काट लेता है और नोटिफिकेशन आती है जिनमें लिखा होता है, दैनिक मिशन पूरा हुआ। आपकी एपिसोड की शुरुआत में हमें ली जुएर को दिखाया जाता है। ली जुएर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो जाता है और चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगती हैं। ली जुएर बोलती हैं, मैं बहुत बड़ी हो गई हूं और इससे पहले कभी किसी लड़के ने मेरे शरीर को नहीं छुआ था। वो बड़ी शर्मिंदा होकर आगे बोलती हैं, हे तुम इतना ज्यादा परेशान मत करो। और इसी के साथ ली जुएर एक एनर्जी का ब्लास्ट कर देती है और अपने ली हॉरन को हवा में उड़ा देती है। बाहर दोनों आदमी उस ब्लास्ट को देखकर अपने हाथों से खुद को बचाने लगते हैं। हमें ली हॉरन को दिखाया जाता है जो एक पेड़ में धड़ाम से जाके टकराया होता है और उससे करहाने की आवाज आ रही होती है। ली हॉरन नीचे गिरता है और वो नीचे बैठकर अपने मुंह को पोंछकर बोलता है, बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप मुझसे सचमुच नफरत करते हो। ली हॉरन बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए ली जुएर के सामने खड़ा होता है, लेकिन ली जुएर ली हॉरन को देखकर बोलती है कि ऐसा नहीं है, और इस आदमी ने न केवल मेरे शरीर को छुआ, उसने मेरी गर्दन पर यह निशान भी छोड़ा है। ये बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। ली जुएर अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करती है और गुस्सा करते हुए बोलती है, केवल तुम्हें बर्फ की मूर्ति में बदलकर ही मैं अपना गुस्सा शांत कर सकती हूं। ली हॉरन के पास नोटिफिकेशंस आती हैं जिनमें लिखा होता है ली जुएर का अफिनिटी लेवल 30% तक बढ़ गया है।
ली हावरेन हंसते हुए बोलते हैं कठोर स्वभाव वाली लेकिन सॉफ्ट हार्ट वाली महिला। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझ लिया है। हमें लीड्स वेयर को दिखाया जाता है जो शर्मा रही होती है। वो हकलाते हुए बोलती है सस बकवास बम करो और मैं सिर्फ बातें नहीं करती हूँ। Women. हमें ली हावरेन को दिखाया जाता है कुछ सोचते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि मेरा दांव सही था। जब तक उसका इरादा मुझे मारने का नहीं है तो फिर मेरे पास बचने का मौका है। हमें ली हावरेन को दिखाया जाता है जो आने वाले खतरे से चौंक जाता है। हमें एक तलिस्मैन के अटैक को दिखाया जाता है जो हमारे ली हावरेन के ऊपर किया गया होता है, लेकिन वक्त रहते लीड्स वेयर अपने ली हावरेन के सामने आ जाती है और अपने ली हावरेन को उस तलिस्मैन से बचा लेती है। लीड्स वेयर अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करती है और उस तावीज को अपने हाथों में पकड़ती है और गुस्सा होकर बोलती है घात लगाकर हमला, छिपना बंद करो और बाहर आओ। हमें लीड्स वेयर के सामने दो लोगों को दिखाया जाता है। बहू सामने से बोलते हैं कितनी भयंकर औरत है। वो लीड्स वेयर से बोलती है इतना परेशान मत होइए, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। हमें उन दोनों आदमियों को दिखाया जाता है जिनके हमें नाम और रैंक बताए जाते हैं। उनमें से लाल टोपी वाले को लोअर गोल्ड रैंक U1 के नाम से जाना जाता है और उस हरे बालों वाले आदमी को सुपीरियर गोल्ड रैंक जोंग जे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उनमें से लाल टोपी वाला व्यक्ति बोलता है मैंने केवल ये देखा कि आप हमला करने में हिचकिचा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता था। यदि आप उसे मारने की योजना नहीं बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसे एलीट सेंटर से हमारे पास छोड़ दें। हमें हमारे ली हावरेन को दिखाया जाता है जो गुस्सा करते हुए सामने देखकर बोलता है दो अन्य लाल टाइटल्स के साथ, निचला स्वर्ण और उस सुपीरियर स्वर्ण, वे सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आज ऐसा लगता है कि वे मुझे खत्म करने पर तुले हुए हैं। आगे हमें लीड्स वेयर को दिखाया जाता है जो ली हावरेन के आगे खड़े होकर बोलती है क्या एलीट सेंटर से? आपके सपनों में भी नहीं। आगे लीड्स वेयर ली हावरेन की ओर इशारा करते हुए बोलती है इस आदमी को सबसे पहले हम हांगचोंग लोगों ने शिकार के रूप में चिन्हित किया था, उसे एलीट सेंटर को देना असंभव है। ली हावरेन ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है बिल्कुल, केवल तुम्हारे जैसी एक खूबसूरत, नोबल और कोल्ड महिला को ही मुझ पर कब्जा करने का अधिकार है। वे दोनों योग्य नहीं हैं। आगे ली हावरेन को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है लीड्स वेयर का एफिनिटी लेवल 30% तक बढ़ गया है। हमें लीड्स वेयर को दिखाया जाता है जो शर्मा रही होती है और अपने चिन की ओर हाथ लाते हुए बोलती है मेरा मतलब ये लड़का पहले से ही हमारा है। यदि वे उसे छूना चाहते हैं तो पहले उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। क्या बोला तूने? हाय हाय, इतना सुकून। हमें ली हावरेन को दिखाया जाता है जो अपना मुंह फाड़कर हंस रहा होता है और बोल रहा होता है इम्प्रेसिव, कितनी इम्प्रेसिव मौजूदगी, केवल आपकी आभा से ही वे आपसे हार चुके हैं। इसी के साथ ली हावरेन को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है लीड्स वेयर का एफिनिटी लेवल 45% तक बढ़ गया है। हमें लीड्स वेयर को दिखाया जाता है जो हंसते हुए लीड्स वेयर के साथियों से बोलता है और ये दोनों लड़के काफी आकर्षक हैं और मजबूत भी रखते हैं, ये दोनों इन घिनौने लोगों से नहीं हार सकते ना। लीड्स वेयर के साथ आए दोनों आदमी हंसते हुए बोल रहे हैं बिल्कुल, हांगचोंग ग्रुप में हमें किसी से डर नहीं लगा। आगे हमें लाल टोपी वाले को दिखाया जाता है जो बोलता है कितने दुख की बात है, बातचीत विफल हो गई। वे अपने साथी से बोलता है जेंगजे आगे बढ़ो। हरे बालों वाला आगे बढ़ता है और अपने तलिस्मन से अटैक करते हुए बोलता है हमने पहले ही उन्हें मौका दे दिया था और तुमने ये खुद मांगा था। हमें लीड्स वेयर को दिखाया जाता है जो अपनी आइस पावर से उन तलिस्मन्स को खत्म कर देती है और वे अपने हाथ को आगे करते हुए बोलती है बर्फीला तूफान। हमें गोल्ड रैंक वाले आदमियों को दिखाया जाता है, उनमें से हरे बालों वाला बोलता है अरे ये कैसी अनोइंग स्किल है, हवा इतनी तेज है कि मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा हूं। हमें लाल टोपी वाले को दिखाया जाता है, वो सीरियस होकर बोलता है वे बर्फीले तूफान का इस्तेमाल हमारी गतिविधियों को रोकने के लिए कर रही है और इसके लिए उसके लिए फायदेमंद स्थिति बनाती है। ये बहुत ही चतुर है जेंगजे, हमें एक बेहतरीन प्रतिद्वंदी मिल गया है। आगे हमें लीड्स वेयर को दिखाया जाता है जो उस आदमी को गुस्सा से देखते हुए बोलती है मेरी बर्फ उसके पास आने से पहले ही पिघल जाती है। ये बौना बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं है, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्या वो मुझे कम आंक रहा है? आगे लीड्स वेयर अपनी पावर की मदद से हवा में ऊपर उछलती है और अपने दोनों साथियों से बोलती है तुम दोनों उस पर नजर रखो ताकि वे भाग ना पाए। वे दोनों अपनी लीडर से बोलते हैं चिंता मत करो लीडर। हमें ली हावरेन को दिखाया जाता है जिसकी नजर तो कहीं और ही होती है और लीड्स वेयर को देखकर बोलता है वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। आगे हमें लीड्स वेयर को दिखाया जाता है जो हवा में अपनी पावर को अपने हाथों में इकट्ठा करके उस हरे बालों वाले पर अटैक करने की कोशिश करती है। वे सीरियस होकर बोलती है आइस सॉन्ग। वे अपने पोलर रोज अटैक में जो एक गुलाब के जैसा दिखाया गया है उसे हरे बालों वाले पर छोड़ देती है। हमें हरे बालों वाले आदमी को दिखाया जाता है, वे गुस्सा करते हुए बोलता है ये कैसा मजाक है, कौन फूल लेकर लड़ता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो?
हमें ली जुएर द्वारा किए गए पोलर रोज अटैक को दिखाया जाता है जो जेंगजे को जाके लगता है और जमीन पर एक ब्लास्ट होता है। हमें ली जुएर के साथियों को दिखाया जाता है, वे हंसते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ये सीधा उस पर लगा, अब तुम सचमुच अहंकारीपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा नेता अविश्वसनीय है, यही हांगचोंग समूह की ताकत है। हमें जेंगजे को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है और उसके चारों तरफ सरसराहट की ठंडी हवा चल रही होती है। यूएन जेंगजे को देखकर बोलता है, जेंगजे, तुम्हारी हालत मुझे परेशानी में डाल रही है। जब मैं वापस आऊंगा तो अपने पिता को यह बात कैसे समझाऊंगा कि तुम एक औरत से हार गए। ली जुएर उस बर्फ के टुकड़े पर खड़े होकर यूएन को देखकर बोलती है, क्या हुआ, तुम औरतों को कमाते हो, चिंता मत करो, अगला नंबर तुम्हारा है। यूएन ली जुएर को देखकर बोलता है, ऐसा लगता है कि आप अभी भी स्थिति को नहीं समझ पाए हैं। आगे हमें 3 एरो का अटैक दिखाया जाता है जो ली जुएर के दोनों साथियों को जाके लगते हैं, जिससे वे दोनों चौंक जाते हैं और धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में जमने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आदमी पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति में जम चुके होते हैं। आगे हमें ली जुएर और यूएन को दिखाया जाता है, वे दोनों अचानक हुए इस हमले से चौंक जाते हैं और बोलते हैं, पत्थरीकरण, क्या हो रहा है, एक और नया दावेदार। आगे हमें एक लाजवाब फिगर को दिखाया जाता है और साथ में हिलते हुए 2 बड़े बड़े सामान को दिखाया जाता है। अबे साले। आगे हमें निको को दिखाया जाता है जो ली हाओरेन से चिपकते हुए बोलती है, मास्टर हाओरेन, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। तो दोस्त कमेंट में ये बताओ, ली हाओरेन अब निको के साथ क्या करेगा। सॉरी 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 सॉरी। क्या ली हाओरेन उन लोगों से बच पाएगा? और हाँ, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट होने वाला है और भी ज्यादा क्रेजी। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारी मेन कैरेक्टर के सामने एक लाजवाब फिगर अपीयर हुआ था और उसके हिलते हुए 2 बड़े बड़े अरमानों को देखकर ली जुएर और यूएन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें ली हाओरेन को दिखाया जाता है, जिसको देखकर निको उससे जाकर चिपकते जाती है और बोलती है, मास्टर हाओरेन, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। ली हाओरेन निको को अचानक से अपने पास देखकर ली हाओरेन हल्का सा हंसते हुए बोलता है, निको, तुम यहाँ कैसे पहुंची, अविश्वसनीय। निको अपने बड़े बड़े अरमानों को ली हाओरेन के 7 इंच के हथियार पर, क्या बोला तूने? सॉरी, छाती पर रखते हुए बोलती है, मुझे लगा कि मास्टर हाओरेन को मेरी बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ दौड़ी आई। जब तक मैं काम आ सकती हूँ, निको अपना सब कुछ देने को तैयार है। हमें ली जुएर को दिखाया जाता है जो ली हाओरेन और निको को आपस में यूं चिपकते हुए देखकर जलने लगती है। लेकिन अपना ली हाओरेन उसे इग्नोर मारते हुए निको की आंखों में दिखते हुए बोलता है, तुम्हारी जैसी सबऑर्डिनेट होना बहुत ही शानदार है। निको ली हाओरेन से बोलती है, हाँ मास्टर, आप जैसा मास्टर को पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। ली जुएर उन दोनों को देखकर गुस्सा करते हुए खुद से बोलती है, मैं गुस्से से क्यों कांप रही हूँ? क्या इसलिए कि वो दोनों मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हैं? नहीं, नामुमकिन, मैं इतनी भी छिछली इंसान नहीं हूँ। ये इसलिए है कि उसने मेरे लोगों को पत्थर बना दिया, बिल्कुल यही वजह है। आगे ली जुएर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उन दोनों की ओर हमला करने के लिए बढ़ती है और बोलती है, फ्लर्ट करना बंद करो तुम दोनों, जल्दी से उन्हें वापस सामान्य स्थिति में लाओ। लेकिन ली जुएर चौंक जाती है जब उसके सामने वो लाल टोपी वाला पर्सन अपीयर हो जाता है और अपनी ली जुएर से बोलता है, लगता है तुमने गलत प्रतिद्वंदी चुन लिया। इस अचानक हुए हमले से ली जुएर भयभीत हो जाती है और बोलती है, वो बहुत तेज है। लेकिन लाल टोपी वाला पर्सन अपने पाम अटैक को रेडी करता है और कहता है, क्या तुम भूल गई? क्या तुमने मेरे लोगों को नहीं मारा और अब तुम भाग जाना चाहती हो? ली जुएर की आवाज निकल आती है जब लाल टोपी वाला पर्सन अपने पाम अटैक को ली जुएर के अरमानों में, बड़ा हरामी हो बेटा। सॉरी, पेट में मार देता है और हंसते हुए बोलता है, ये इतना आसान नहीं है। आगे हमें ली जुएर को दिखाया जाता है जो धूल उड़ाते हुए पेड़ में जाकर जाती है। हमें ली हाओरेन को दिखाया जाता है जो निको से बोलता है, क्या यही है किसी पावरफुल सुपीरियर गोल्ड की ताकत? ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, लोअर गोल्ड लीडर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। निको और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आगे ली हाओरेन को सोचते हुए बोलता है, सिस्टम में बताया गया था कि अगर किसी फॉलोवर का एफिनिटी 100% तक पहुंच जाता है तो एक गुप्त नाम अनलॉक हो जाएगा। अगर मुझे बचने का मौका चाहिए तो मुझे सब कुछ दांव पर लगाना होगा। निको उस आने वाले पर्सन को देखकर बोलती है, दुश्मन ताकतवर है लेकिन मैं मास्टर हाओरेन के सामने पीछे नहीं हट सकती। हमें यूएन को दिखाया जाता है जो चलते हुए अपनी बॉडी से गोल्डन ऑरा को निकाल रहा होता है और हंसते हुए बोलता है, मैं इस रेयर ब्लड बीस्ट के लिए आया था,
लेकिन पता चला कि बोनस के रूप में एक सक्यूबस भी है। बुरा नहीं, मेरी किस्मत कमाल की है। अगर मैं उन्हें वापस लाऊं तो मेरे पिता मुझे जरूर एक नई नजर से देखेंगे। आगे वह डरावनी हंसी के साथ बोलता है, डरो मत, ये जल्दी हो जाएगा, उन्हें दर्द भी नहीं होगा। लेकिन अपनी निको तीरों का हमला करते हुए बोलती है, अजी घंटा डरूं मैं तो उसे, ये ले चख मेरे तीरों का स्वाद। यू वेन उन तीरों को डॉज करते हुए बोलता है, दयनीय, वे होंगचेंग का कचड़ा भी मुश्किल से संभाल पा रहे हैं, ये युवा मास्टर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। निको चौंक जाती है जब उस पर यू वेन अपने हाथों से हमला कर देता है और बोलता है, वे तीर उसे गुदगुदे भी नहीं करते। आपको क्या लगता है निको को खतरे में देखकर चुप बैठेगा? नहीं, अपना मेन कैरेक्टर स्केल एक्टिवेट करता है, क्रिम्सन फ्लैश, और अपनी निको को लेकर गायब हो जाता था। यू वेन ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या वह गायब हो गया? इसका क्या मतलब है? क्या कोई मात्र लेवल 2 का बीस्ट मेरी आंखों से भी तेज हो सकता है? नामुमकिन। आगे हमें ली हाओरेन को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में निको उठाकर खड़े हुए था और बोलता है, मैं पहले ही 2 फ्लैश इस्तेमाल कर चुका हूं, मेरे पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है। ली हाओरेन कुछ सोचते हुए बोलता है, मुझे उस आदमी को पता चलने से पहले ही गुप्त नाम मिल जाना चाहिए। लेकिन निको का लगाव अभी तक क्यों नहीं बढ़ा? क्या रिएक्शन देना बहुत जल्दी था? निको निराश होकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेकार हूँ, मास्टर मुझे बचाने के लिए बीच में आ गए हैं, अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। लेकिन अपना ली हाओरेन बोलता है, अब माफी मांगने का समय नहीं है। निको शर्माते हुए बोलती है, हाँ? निको ली हाओरेन की आंखों में देखकर बोलती है, What? क्या बैटल के बीच में मास्टर के साथ ऐसा करना उचित है? आगे निको और ली हाओरेन के बीच किस को दिखाया जाता है और अपनी निको ब्लश करते हुए बोलती है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मास्टर हाओरेन चाहे तो उनके फॉलोअर होने के नाते मुझे उन्हें खुशी करना होगा। बात तो सही है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, निको की एफिनिटी लेवल 99% तक बढ़ गई है। अब हमें यू वेन को दिखाया जाता है जो गुस्से में निको और ली हाओरेन को देखकर बोलता है, क्या जानवर अभी भी जानवर ही है? क्या वे लड़ाई के दौरान किस करने के लिए यहाँ छिपे हुए हैं? यू वेन अपने पावर को एक्टिवेट करता है और उन दोनों से बोलता है, अगर मैं थोड़ी देर से पहुंचता तो क्या वे संभोग शुरू कर देते? मैं उनके शरीर और आत्मा को राख में बदल दूंगा। ली हाओरेन परेशान होकर बोलता है, अरे सिर्फ 1% बचा है, क्या ये अभी भी पर्याप्त नहीं है? यू वेन अपने फिस्ट अटैक को उनकी ओर करते हुए बोलता है, अब मरो तुम दोनों। लेकिन अपना ली हाओरेन बोलता है, जल्दी और तेज। यू वेन चौंक जाता है जब उसके सामने एक शील्ड बन जाती है और बोलता है, अरे बाप रे, इतनी सारी रुकावटें क्यों है? हमें ली हाओरेन और निको को किस करते हुए दिखाया जाता है जो एक्सट्रीम आइस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर होते हैं। यू वेन ली ज़्वेर पर गुस्सा होकर बोलता है, मैंने तुम्हें केवल होंगचेंग समूह के कारण नहीं मारा, इसे गलत मत समझना। लेकिन ली ज़्वेर बोलती है, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, क्या कोई आपके जैसे दुश्मन को जिंदा छोड़ देगा? आगे ली ज़्वेर बोलती है, वह वैम्पायर मेरा शिकार है, यदि आप उसे छूना चाहती हैं तो आपको पहले मुझसे आगे निकलना होगा। हाय हाय, इतना सुकून। जबकि ली ज़्वेर और यू वेन एक खतरनाक बैटल लड़ रहे होते हैं और उधर बर्फ जेल के अंदर ली हाओरेन अंतिम चरण में पहुंच गया। एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, निको की एफिनिटी लेवल 100% तक बढ़ गई है। हमें निको को दिखाया जाता है जो जोर जोर से हाँफ रही होती है और बोलती है, बैटल के बीच में मास्टर ने मुझे किस किया, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं पिघल जाऊं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमें ली हाओरेन को दिखाया जाता है जो अपने चारों ओर एक रेड डोमेन में होता है और उसके पास नोटिफिकेशन आती है, आपको एक स्पेशल पावर मिली है जिसका नाम है ब्लड थर्स्टी बीट। जब आप इसको एक्टिवेट करोगे तो आपकी बॉडी में ब्लड डीमन गॉड की सारी शक्तियां आ जाएंगी और आपकी ताकत, स्पीड, सेंस और फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये सुपर पावर सिर्फ 10 मिनट के लिए चलेगी। आगे आइस केव में पावर ब्लास्ट होता है और एक रेड कलर की लाइट आसमान में जाती है जिससे पूरे जंगल में रेड ऑरा फैल जाता है। हमें ली ज़्वेर और यू वेन को दिखाया जाता है जो इस धमाके से चौंक जाते हैं। हमें 2 पैरों के बीच में उस यू वेन को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है। ली हाओरेन अपनी लाल आंखों से यू वेन की तरफ देखता है और स्टाइल में खड़े होकर अपने लाल आभा को फैलाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे धूल और राख में बदलने वाले थे? चलो भी अब आगे बढ़ो। यू वेन चिल्लाते हुए बोलता है,
ये क्या है? ये लेवल 2 का बीस नहीं था। अचानक इसमें इतनी भयंकर शक्ति क्यों आ गई? ली हाओरेन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बोलता है, क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे? मैंने आपको मौका दिया और आपने उसे नहीं लिया। आगे बोलता है, स्किल एक्टिवेटेड, डेविल्स हैंड। यूवेन की हालत खराब हो जाती है जब वो ली हाओरेन की ओर खींचा चला जाता है और बोलता है, क्या हो रहा है? मैं अपने बॉडी पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ली हाओरेन उसे गले से पकड़ लेता है, जिससे यूवेन की हालत खराब होने लगती है। यूवेन खांसने लगता है और ली हाओरेन से माफी मांगते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे पता है मैं गलत हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारो। ली हाओरेन गंभीर होकर बोलता है, पहले तुमने मुझसे ऐसे बात नहीं की। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है। हमें यूएन को दिखाया जाता है जो घबरा रहा होता है और वह ली हाओरेन से माफी मांगते हुए कहता है, पहले मैं मूर्ख था, मैं महानता पहचान ही नहीं पाया, मैं सच में बहुत बेवकूफ था। वह खांसते हुए बोलता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ली हाओरेन अपनी पुरानी स्थिति याद करता है और अपने मन में कहता है, ये दृश्य मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। पहले मुझे भी इसी तरह उठाया गया था, मानो मैं कोई कचरा था जिसे कभी भी फेंक दिया जाए। वो उसका गला दबाता है और गुस्से में होकर बोलता है, अगर मुझे सही याद है वो आदमी एलीट सेंटर का रजिस्टर्ड इवॉल्व था। यूपीडिया पर तुम्हें माफ करना मेरे लिए और भी मुश्किल बना देता है। और ली हाओरेन उसे ऊपर हवा में फेंकता है और जोर से उसके पेट पर मुक्का मारता है, जिससे यूवेन जमीन से टकराते हुए बर्फ की चट्टान से जाके टकराता है, जिससे चट्टान टूट जाती है और फॉग फैल जाता है। हमें यूवेन को दिखाया जाता है जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वह जमीन पड़ा खांस रहा होता है। तभी ली हाओरेन अपने हाथ को देखकर बोलता है, क्या यही वो एहसास है जो हर किसी से ऊपर होने पर होता है? ब्लड डेमन गॉड की ताकत वाकई कमाल की है, क्या मुझे कभी सचमुच ये पावर प्राप्त होगी? तभी ली जुएन ली हाओरेन की ओर देखकर बोलती है, क्या ये वही छोटा वैम्पायर है जिसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे काटा था? और क्या उसके अंदर इतनी डरावनी ताकत छुपी हुई थी? वो शॉक होकर अपने मन में बोलती है, तो क्या वो पहले जानबूझकर मुझसे जीतने दे रहा था? तभी नीको शर्माते हुए बोलती है, इनकॉन्सीवेबल, सचमुच मेरे द्वारा चुने गए मास्टर बनने की योग्य है, ये बहुत ही शानदार है। तभी हमें जिंगजे को दिखाया जाता है जो बर्फ की चट्टान तोड़कर आजाद हो गया होता है और वह हंसते हुए बोलता है, बस एक पल की चूक की वजह से मैं पकड़ा गया, लेकिन किस्मत से मैं बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अब मैं सीरियस हूँ। आगे हमें ली हाओरेन को दिखाया जाता है जो जिंगजे की ओर देखकर अपनी कमीज ऊपर उठाता है, जिसे देखकर जिंगजे शॉक होकर बोलता है, उस पोस्चर का क्या मतलब है? तभी ली हाओरेन अपनी रेड स्टॉर्म स्किल एक्टिवेट करता है और उसकी कमीज से कई सारी तादाद में चमगादड़ें निकलने लगती हैं और वह जिंगजे की ओर बढ़ने लगती हैं। हमें जिंगजे को दिखाया जाता है जिस पर चमगादड़ों ने हमला कर दिया था, जिससे जिंगजे परेशान हो जाता है और वह अपनी आंखों को बचाते हुए बोलता है, मेरी आंखों से दूर हो जाओ घिनौने चमगादड़। लेकिन सभी चमगादड़ उसको पूरा कवर कर लेते हैं और वह जिंगजे का पूरी बॉडी को नोच नोच के खा जाते हैं और उसकी सभी हंडियों को छोड़ देते हैं। तभी उसका हंडियों का कंकाल धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके ऊपर कई सारी नोटिफिकेशन दिखाई देती हैं और उनमें लिखा होता है, आपका लेवल बढ़ गया है, आपको 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं, कृपया उन्हें असाइन करें। और सभी नोटिफिकेशन में यही लिखा होता है। तभी ली हाओरेन के सामने एक स्किल बार ओपन होता है जिसमें लिखा होता है, आपको रेड स्टॉर्म स्किल प्राप्त हुआ है, जिसका काम दुश्मनों पर हमला करने के लिए चमगादड़ों के झुंड को बुलाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है, खासकर कई टारगेट के खिलाफ असरदार है। ली हाओरेन अपने स्किल बार को देखकर बोलता है, मैंने एक साथ 5 लेवल अप कर लिए, क्या संतुष्टि है। गोल्ड लेवल के दुश्मन शानदार अनुभव देते हैं और इसके अलावा मैंने हमेशा के लिए एक नया स्किल अनलॉक कर लिया है। तभी यूवेन कांपते हुए पीछे से बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन ली हाओरेन उसके पास आकर बोलता है, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं, बोलो। तभी यूवेन गिड़गिड़ाते हुए ली हाओरेन से बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। मेरे पिता एलीट सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, अगर आप मुझे घर जाने देंगे तो मैं आपको वो सब दूंगा जो आप चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। तभी ली हाओरेन अपने हाथ को आगे करके बोलता है, क्या आप घर जाना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा। यूवेन घायल अवस्था में कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं किसी न किसी तरह एहसान चुकाऊंगा। लेकिन ली हाओरेन उसको अपनी पावर से हवा में उठाकर बोलता है, मेरा एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जिसे दूसरों की मदद करने में मजा आता है। ली हाओरेन उसको आसमान में जोर से फेंकते हुए बोलता है, तुम्हारी यात्रा अच्छी हो। नीको और ली जुएर उस लाल रोशनी को देखकर चौंक जाते हैं और तभी ली जुएर उस रोशनी को देखकर बोलती है, क्या ये सिटी जे का डायरेक्शन है? वो घबरा जाती है और बोलती है, मुझे मत बताना कि वो सच में उसे घर भेज रहा है। हमें उस लाल रोशनी को दिखाया जाता है जो उन पहाड़ों को तोड़ते हुए सिटी जे की तरफ जा रही होती है और एक बिल्डिंग में जाके टकराती है और बिल्डिंग को तबाह कर देती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें ली हाओरेन को हंसते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसके पास कई सारी लेवल अप नोटिफिकेशन आई होती है
और वह हंसते हुए बोलता है, मुझे बहुत सारा अनुभव मिला। ऐसा लगता है कि वो सही सलामत घर पहुंच गया है और मैं 5 लेवल और ऊपर चढ़ गया। हालांकि थ्योरी के हिसाब से मेरा अनुभव और भी बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि लेवल जितना ऊंचा होता है, लेवल ऊपर जाने के लिए उतने ही ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है। जब लिहाओरेन पीछे मुड़ता है तो ली जुवेर और निको को देखता है, जहां निको तो लिहाओरेन पे पूरी तरह से फिदा हो चुकी होती है। वहीं बात करें ली जुवेर की, तो लिहाओरेन को देखकर उसकी फटके 4 हो चुकी होती है। शौक होकर वो बोलती है, आप मुझे देखकर क्या करने का प्लान कर रहे हैं? क्या अब मेरी बारी है? लेकिन लिहाओरेन उसको इग्नोर करता है और निको से बोलता है, निको, मुझे कुछ जानने की इच्छा है और मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। तभी ली जुवेर शौक होकर बोलती है, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है? वही बात करें निको की, तो वो हाथ ऊपर करके बोलती है, आपके आदेश पर मास्टर हाओरेन मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। तभी एक सोल रेजोनेंस के नाम से स्किल एक्टिवेटेड होती है और हमें निको को दिखाया जाता है, जिसके अरमानों में एक सर्कल बनने लगता है। निको शॉक हो जाती है और ब्लेस करते हुए बोलती है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरी सारी एनर्जी मेरे सीने में जमा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने में से कुछ आने वाला है। मेरे अरमानों में से बहुत बड़ा कुछ है। क्या मेरे सीने में ऐसा कुछ छुपा है? दोस्तों, आप सभी कमेंट में बताओ, निको के अरमानों से बड़ा कुछ है इस मांगा में? निको आगे बोलती है, क्या ये मास्टर हाओरेन की इस पवित्र तलवार है? तभी निको के बड़े बड़े अरमानों से ली हाओरेन की तलवार निकलने लगती है, जिसे देखकर निको बोलती है, मैं इसे नहीं निकाल सकती, ये बहुत बड़ी है। प्लीज इसे बाहर निकालो, प्लीज थोड़ा नरमी से निकालो, इसे धीरे धीरे निकालो। ली हाओरेन तलवार को पकड़ता है और बोलता है, ऐसी आवाज मत निकालो जैसे मैं तुम्हारे साथ पहली बार घपाघप कर रहा हूं। आगे ली हाओरेन निको को अपने हाथों में पकड़कर निको से बोलता है, ये हमारी स्किल सोल रेजोनेंस का नतीजा है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा रुक जाओ, मैं बस इसे निकाल लूंगा। वो निको के अरमानों से तलवार को निकाल लेता है और उस तलवार को ऊपर उठाकर बोलता है, सोल रेजोनेंस स्किल सिर्फ तभी एक्टिवेट हो सकती है जब किसी फॉलोअर की एफिनिटी मैक्सिमम हो। रेजोनेंस के जरिए फॉलोअर के शरीर से एक खास इक्विपमेंट निकलता है। ली हाओरेन कुछ सोचते हुए बोलता है, ब्लड ब्लेड ब्रेड सो। तो ये वो इक्विपमेंट है जो निको ने मुझे दिया है। तभी पीछे से ली जुवेर कांपते हुए बोलती है, क्या तुमने अभी इसकी छाती से हथियार निकाला? और हकलाते हुए बोलती है, तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें मुझे हराने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना? और वो कुछ सोचते हुए बोलती है, क्या तुम सच में मुझे खत्म करने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल करना चाहते हो? ली हाओरेन अपनी तलवार को लेकर ली जुवेर की ओर बढ़ने लगा था, जिसे देखकर ली जुवेर लिन हाओरेन से डरते हुए बोलती है, तुम इतनी ताकतवर हो कि मुझे हराने के लिए तुम्हें किसी हथियार तलवार की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, है ना? वो डरने लगती है और हकलाते हुए बोलती है, तो क्या तुम वाकई मुझे खत्म करने के लिए खास तौर पर उसी तलवार का इस्तेमाल करना चाहते हो? लेकिन ली हाओरेन अपनी तलवार से अटैक करते हुए ली जुवेर से बोलता है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। ली जुवेर इस अचानक आते हुए अटैक को देखकर शॉक हो जाती है और आगे हमें ली जुवेर को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से शॉक हो गई होती है, क्योंकि ली हाओरेन ने उसके ऊपर से नीचे तक के ऊपर के सारे कपड़ों को अपने एक अटैक में फाड़ दिया होता है। ली जुवेर को जब पता चलता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी तो वह शॉक होकर बोलती है, क्या ये ताजगी का एहसास? ये हो ही नहीं सकता। ली जुवेर कांपने लगती है जब अपने कोमल पैर और अपने बड़े बड़े अरमानों को यूं बिना कपड़ों के देखती है और वह जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, ये तो गंदा खेल है। अगर तुम मुझे मारना या टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो तो अभी कर दो। और वह शर्माते हुए बोलती है, तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहे हो? लेकिन तभी ली हाओरेन उसे टोकते हुए बोलता है, बातें बहुत हो गई। पहले जो हुआ वो बस एक छोटा सा टेस्ट था। अगर आप उनके जैसा नहीं बनना चाहते तो मेरे पीछे वाले छोटे से ग्रोव में आ जाइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब ली जुवेर ये सुनती है तो कांपने लगती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां ली हाओरेन ली जुवेर को लगातार घूरे जा रहा होता है। लेकिन उसके विपरीत ली जुवेर अपने मन में सोचते हुए बोलती है, वो मुझसे क्या बात करना चाहता है? वो अभी तक कुछ क्यों नहीं कह रहा है? वह शर्माने लगती है और डरते हुए अपने मन में बोलती है, उसने मुझे इस सुनसान जगह पर अपने साथ अकेले आने पर मजबूर किया। कितना अजीब है। वो क्या साजिश रच रहा होगा? तभी ली जुवेर को कुछ याद आता है और वह शॉक होकर बोलती है, रुको, मुझे लगता है कि मैं समझ गई। ली जुवेर ब्लास्ट करने लगती है और अपनी पिछली घटनाओं को याद करते हुए बोलती है, उसने पहले मेरी जान बख्शी थी और अब भी उसने मुझे नहीं मारा है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उसे पक्का मुझसे प्यार हो गया है और वो मेरी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहता है। ली जुवेर ली हाओरेन को देखकर बोलती है, भले ही वो एक वैम्पायर है लेकिन असल में वो सिर्फ डेमोनिक एनर्जी से घिरा हुआ है।
लेकिन उसका लुक और बॉडी स्ट्रक्चर इंसान से ज़्यादा अलग नहीं है। ली हाउरेन बोलता है, क्या? लीजुएर आगे सोचते हुए बोलती है, अगर हम उसे आम ब्यूटी स्टैंडर्ड से जज करें तो शायद उसे हैंडसम माना जाएगा। उस लॉजिक को मानते हुए आगे जो होगा वो ज़रूर होगा। और वह अपने मन में ली हाउरेन के साथ वो सब करते हुए इमेजिनेशन करने लगती है, जहां ली हाउरेन लीजुएर से बोल रहा होता है, प्रभुत्वशाली व्यक्ति पहल करता है। ली हाउरेन अपने हाथ से लीजुएर का रास्ता रोकता है, जिससे लीजुएर शॉक हो जाती है और ब्लश करने लगती है। वह सोचते हुए बोलती है, क्या वो शुरू करने वाला है? क्या मैं सच में एक वैम्पायर के साथ अपना पहला एक्सपीरियंस खोने जा रही हूँ? ये नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन ली हाउरेन लीजुएर के एकदम करीब आ जाता है और उसे होश में लाते हुए बोलता है, अब से मैं जो कुछ भी कहूँ उसे दोहराना। सबऑर्डिनेट लीजुएर आपके प्रति हमेशा वफादारी की कसम खाता है। हमेशा के लिए मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। लीजुएर सोचते हुए बोलती है, हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी तरह का रोल प्लेइंग गेम है? लेकिन ली हाउरेन सीरियस होकर बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जीने दिया कि तुम मेरे ऑर्डर पर सवाल कर सको। मैंने जो तुमसे कहा है बस उसे मानो। लीजुएर ब्लस करते हुए बोलती है, सबऑर्डिनेट लीजुएर आपके प्रति हमेशा वफादारी की कसम खाती है। हमेशा के लिए मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। क्या अब आप संतुष्ट हैं? तभी ली हाउरेन को एक आवाज़ आती है, डिंग डोंग, और एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा रहता है, आपने अपना दूसरा फॉलोअर प्राप्त कर लिया है, चेक द डिटेल्स। और तभी लीजुएर का स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है और हमें लीजुएर की पूरी जानकारी को बताया जाता है। नेम लीजुएर, रेस ह्यूमन, एज 24, एवोल्यूशन लेवल लोअर गोल्ड, विशेषताएं अपार ताकत, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी। हालांकि उसका रूप रंग ठंडा और दूर दूर तक फैला हुआ है, वह दिल की साफ और कुछ हद तक आत्ममुग्ध है। उसे प्रभावशाली पुरुष पसंद है। एफिनिटी 45%। आगे हमें ली हाउरेन और लीजुएर को दिखाया जाता है, जहां ली हाउरेन लीजुएर से बोलता है, तुमने अच्छा किया, मैं खुश हूं। वहीं लीजुएर हकलाते हुए अपने मन में बोलती है, बहुत करीब। वो क्या कर रहा है? क्या वो मुझे किस करने वाला है? वह अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए बोलती है, अ, अ, क्या मैं अपना पहला केस मिस कर दूंगी तो आगे क्या होगा? भले ही मुझे पता था कि ये होने वाला है, लेकिन ये बहुत जल्दी है। लेकिन ली हाउरेन पीछे हटता है और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलता है, वेल, टाइम खत्म हुआ, इनाम यहीं खत्म होता है। पर लीजुएर शॉक होकर बोलती है, हाँ, टाइम खत्म और बाकी? लेकिन ली हाउरेन उससे बोलता है, आपके 2 सबऑर्डिनेट थोड़ी देर में फिर से चलने फिरने लगेंगे, आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। आगे ली हाउरेन उसे वार्निंग देते हुए बोलता है, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, समझे? तभी लीजुएर हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आगे हमें 2 टांगों के बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां ली हाउरेन लीजुएर से जाते हुए बोलता है, मेरे पास अब और समय नहीं है तुम पर बर्बाद करने का, अलविदा। लेकिन लीजुएर अपने चिन पर हाथ रखती है और ब्लस करते हुए बोलती है, वेट। लेकिन ली हाउरेन पीछे मुड़ता है और बोलता है, क्या तुम्हें और ज्यादा चाहिए था? तभी लीजुएर ब्लस करने लगती है और अपने बड़े बड़े अरमानों को छुपाते हुए ली हाउरेन से बोलती है, अगर मेरे साथी मुझे ऐसे देखेंगे तो उन्हें अजीब लगेगा, इसमें मेरी मदद करें। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजुएर को दिखाया जाता है, जिसने ली हाउरेन के कपड़े पहन रखे होते हैं, और वह शर्माते हुए बोलती है, उसने मुझे अपने कपड़े दिए, मैं अभी भी उसकी गर्मी और कपड़े में समाई उसकी खुशबू महसूस कर सकती हूँ। ये बहुत इंटीमेट है, कितनी शर्म की बात है। और लीजुएर के ऊपर एक नोटिफिकेशन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, लीजुएर की एफिनिटी 50% तक बढ़ गई है। लीजुएर अपने गालों को पकड़कर लवी डबी फोम में बोलती है, कहीं मैं शर्म से मर ना जाऊं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें चांदनी रात में आसमान के चांद को और सक्यूबस विलेज को दिखाया जाता है, जहां अपना ली हाउरेन बिस्तर पर बैठकर अपने स्टेटस स्क्रीन और नई मिली स्किल को देखकर बोलता है, आज एक साथ बहुत सारी चीजें हुई। मैं न सिर्फ लेवल 21 तक पहुंचा, बल्कि मैंने बहुत सारी नई स्किल्स भी अनलॉक की। मजबूत बनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। वह अपनी नई स्किल को देखता है जिसमें लिखा होता है, हिडन ब्लड आर्ट, थोड़े समय के लिए अदृश्य हो जाए। हमला करते समय आप खुद को दिखाते हैं और अपने एचपी का 5% रिकवर करने के अलावा एक्स्ट्रा डैमेज भी करते हैं।
तभी ली हाओरेन के सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होती है जिससे ली हाओरेन चौंक जाता है। उसमें लिखा रहता है, आप लेवल 21 पर पहुंच गए हैं और अब आपके पास ब्लड हेल अरीना को चैलेंज करने का अधिकार है। क्या आप चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं? वह उसे आगे पढ़ता है। ध्यान दें, अरीना के अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है और लेवल अप करने या चैलेंज से बाहर निकलने पर घाव अपने आप ठीक नहीं होंगे। हालांकि चैलेंज पूरा करने के रिवॉर्ड काफी हैं। क्या आप अभी ब्लड हेल अरीना में जाना चाहते हैं? ली हाओरेन उसे पढ़कर बोलता है, तो इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतता हूं या हारता हूं। मुझे जो भी घाव लगेगा वो ठीक नहीं होगा। अगर मुझे चोट लगती है तो इससे मेरी लेवलिंग गति पर असर पड़ेगा। ली हाओरेन उस स्क्रीन की तरफ देखकर बोलता है, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो कोशिश करने से पहले जब तक मैं ऊंचे लेवल पर ना पहुंच जाऊं तब तक इंतजार करना सबसे अच्छा होगा। हमें स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, अगले लेवल में जाने या बाहर निकलने पर आपका मोमेंटम तुरंत ठीक नहीं होगा, लेकिन चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। अभी ब्लड प्रिजन अरीना की ओर बढ़े। यह सुनकर ली हाओरेन बोलता है, लेकिन इतनी तरक्की के बाद इंतजार करना तकलीफदेह होगा। ली हाओरेन बिस्तर पर खड़ा होता है और खड़े होकर बोलता है, ब्लड हेल अरीना को खोलो। ली हाओरेन हंसते हुए बोलता है, वे कहते हैं कि धन और शक्ति केवल जोखिम लेने से ही प्राप्त होती है। मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। आगे हमें निको को दिखाया जाता है जो ब्लश कर रही होती है और अपने बड़े बड़े पिछले एपिसोड में हमने देखा था ली हाओरेन को एक ब्लड हेल अरीना के नाम से नोटिफिकेशन आई थी और वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। और अब आगे जब ली हाओरेन उस पोर्टल के अंदर आता है तो उसका सारा कपड़ा चेंज हो जाता है, जिसे देखकर ली हाओरेन अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वाह, उसने मुझे एक ऐसा आउटफिट भी दिया जिसमें बहुत बारीक डिटेल्स थीं। और वह अपने आसपास देखकर बोलता है, लेकिन ये कॉम्बैट अरेना नहीं लग रहा है। ली हाओरेन ये सोच ही रहा होता है कि उसको सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें लिखा होता है, प्रिपरेशन रूम में आपका स्वागत है, कृपया लड़ाई के लिए एक हथियार चुनें। ली हाओरेन उस नोटिफिकेशन की ओर देखकर बोलता है, क्या वेपन्स? और उसके सामने कई प्रकार के बहुत सारे वेपन्स अपीयर हो जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को उन वेपन्स के नाम को बताया जाता है, जिसमें एक स्वॉर्ड का नाम टू हैंडेड नाइट स्वॉर्ड होता है जिसकी स्ट्रेंथ +30 और एजिलिटी -10 होती है। दूसरा डैगर होता है जिसका नाम हार्ट पियर्सिंग डैगर होता है जिसकी एजिलिटी +30 होती है। आगे 2 और वेपन होते हैं जिनमें एक सोलर शील्ड जिसकी एंड्योरेंस +25 और स्पिरिट +5 होती है, और दूसरे वेपन का नाम ग्रेट बैटल एक्स होता है जिसकी स्ट्रेंथ +15 और एंड्योरेंस +15 होती है। ली हाओरेन उन वेपन्स में से एक डैगर को उठता है और उसके धार को देखकर बोलता है, हर हथियार में कुछ एक्स्ट्रा खूबियां होती हैं, इनमें से कोई भी मेरे लिए एक बढ़िया अपग्रेड होगा। लेकिन ली हाओरेन आगे बोलता है, मुझे इनमें से किसी का भी खास अनुभव नहीं है, मुझे कौन सा चुनना चाहिए? ली हाओरेन आगे चौंक जाता है जब उसके सामने एक और वेपन अपीयर होता है और ली हाओरेन को उसका नाम बताया जाता है, लॉन्ग स्पाइरल येलो कुकम्बर। लेकिन उसका कोई भी एट्रीब्यूट इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन उसमें एडिशनल इफेक्ट होता है। ली हाओरेन को बताया जाता है, जब दुश्मन पर बार बार हमला किया जाता है तो उस पर थोड़ी देर के लिए झटका या ऐंठन का असर होता है। ली हाओरेन उस येलो कुकम्बर को पकड़ता है और हंसने लगता है और उसे हिलाते हुए बोलता है, बस यही तो मुझे चाहिए था, मैं इसे अपना कॉम्बैट हथियार के रूप में चुनता हूँ। ली हाओरेन उस येलो कुकम्बर को देखकर बोलता है, हालांकि इसका आकार थोड़ा अजीब है, दुश्मन को ऐंठन देने की इसकी क्षमता काम आ सकती है। अगर मैं इसे स्ट्रैटेजी से इस्तेमाल करूं तो ये खीरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। आगे ली हाओरेन के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, कृपया कॉम्बैट में सहायता के लिए नीचे दिए गए अपग्रेड्स में से एक चुनें। और उन अपग्रेड्स को बताया जाता है, पहला डिफेंस ब्रेक, हर बार जब आप डैमेज देते हैं तो दुश्मन की डिफेंस 1% कम हो जाती है। दूसरा पोशन, एक ऐसा पोशन प्राप्त करें जो तुरंत आपकी 30% HP बहाल कर दे। तीसरा इक्विपमेंट फोर्ज, एक अतिरिक्त रैंडम आइटम प्राप्त करें। इन सभी अपग्रेड्स को देखकर ली हाओरेन बोलता है, क्या मुझे अपने विरोधी के बारे में कुछ भी जाने बिना ही कोई अपग्रेड चुनना होगा? ली हाओरेन अपने कंधे पर येलो कुकम्बर को रखता है और अपने पिछले गेमिंग एक्सपीरियंस के आधार पर वह सोचते हुए बोलता है, दुश्मन की डिफेंस को कम करना एक बहुउपयोगी और बेहद प्रभावी विकल्प है, इसलिए मैं डिफेंस ब्रेक चुनता हूँ। और तभी ली हाओरेन को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, अपग्रेड सक्रिय हो गया है, आपको ब्लड हेल अरीना में ले जाया जाएगा। और वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। आगे ली हाओरेन को सिस्टम की तरफ से आवाज आती है, वेलकम टू द ब्लड हेल अरीना। और तभी ली हाओरेन उस अरीना में अपीयर होता है और अपने आसपास के शोर को सुनकर ली हाओरेन चौंक जाता है और उस अरीना को देखकर बोलता है, तो ये है अरीना का अंदर का हिस्सा।
ये काफी डरावना लग रहा है। हमें लीहा और रेन को दिखाया जाता है जो उस अरीना में खड़ा होता है और उसे एक आवाज आती है, ब्लड हेल अरीना के पहले लेवल में आपका स्वागत है। लीहा और रेन को उस अरीना के बारे में बताया जाता है। अरीना में कुल 50 लेवल है। हर लेवल में एक खास गार्डियन है। कीमती इनाम पाने और अगले लेवल पर जाने के लिए गार्डियन को हराएं। आगे हमें उस अरीना में किसी के 2 पैरों को दिखाया जाता है और तभी लीहा और रेन के सामने एक ब्लैक वैम्पायर गर्ल आती है और वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मैं ब्लड हेल अरीना की ऑफिशियल कमेंटेटर हूँ। वह लोगों को अपने आकर्षक पोज से लुभाते हुए बोलती है, मैं प्यारी और करिश्माई छोटी शैतान सैली। वह अरीना में बैठे हुए लोगों से बोलती है, आज का चैलेंजर है एक क्रिम्सन ताकतवर वैम्पायर लीहा और रैन। लेकिन लीहा और रैन अपने कान में उंगली करते हुए बोलता है, इनके पास कमेंटेटर भी है, कितना परेशान करने वाला है। आगे हमें सैली को दिखाया जाता है जो अरीना में बैठे हुए लोगों से लीहा और रैन के बारे में बोलती है। वह बहुत ही दुर्लभ जाति का सदस्य है, लेकिन वो बिल्कुल नया है। क्या वो हमें हैरान करेगा? आगे वह अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलती है और अब सामने आ रही है पहले लेवल का गार्डियन। रात के जंगल से वह परी जो बुरे शगुन और मौत की प्रतीक है। और तभी अरीना का दरवाजा खुलता है और एक फिगर अपीयर होता है और तभी चारों ओर सफेद फॉग फैलने लगता है और रोने की ध्वनि गूंजने लगती है। जब लीहा और रैन उसे देखता है तो सहम जाता है और उसकी तरफ देखकर लीहा और रैन बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम रोना बंद क्यों नहीं करती? हमें उस गार्डियन विमेन को दिखाया जाता है जो अपने हाथों को जोड़कर विलाप कर रही होती है और वो ऊपर की ओर देखकर बोलती है, मेरा नाम बैंशी बैंशिदा है। मैं नर्क से आई एक दूत हूँ जो इंसानों की मौत की भविष्यवाणी कर सकती हूँ। जहाँ मौत का संकेत होता है, मैं वहाँ उन लोगों के लिए शोक मनाने आती हूँ जो मरने वाले होते हैं। वह हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, मुझे तुम में मौत का एक जबरदस्त आभास दिख रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए रोने के लिए आई हूँ। लेकिन लीहा और रैन अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ? लीहा और रैन उसके सिर के ऊपर देखता है और उस गार्डियन विमेन से बोलता है, तुम्हारे सिर के ऊपर कोई लेवल इंडिकेटर नहीं है, इसका क्या मतलब है? क्या अरीना ने सिस्टम के कुछ फंक्शंस को सीमित कर दिया है? लीहा और रैन अपनी रेड स्टॉर्म स्किल को एक्टिवेट करता है और कई सारे वैम्पायर को उसकी ओर भेजते हुए बोलता है, बहुत खूब, कोई बात नहीं, खुद उस ताकत को महसूस करना सबसे भरोसेमंद तरीका होता है। आगे हमें एक स्लैश अटैक दिखाया जाता है जो लीहा और रैन के अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। वह अटैक किसी और का नहीं बल्कि बैंशी बैंशिदा का होता है और वह लीहा और रैन को अपने लंबे नाखून दिखाते हुए एटीट्यूड में बोलती है, वे चमगादड़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। और तभी वह अपनी जगह से उछलती है जिससे उसकी जगह पर एक गड्ढा हो जाता है और लीहा और रैन के पीछे से आकर अटैक करते हुए बोलती है, सब खत्म हो गया लड़के। लेकिन लीहा और रैन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथ को पकड़ता है और ऊपर उछलते हुए बोलता है, क्या तुम दुश्मन को फंसाने की चाल नहीं समझते? लीहा और रैन अपने हाथ में पीले खीरे को पकड़ता है और उस पर हंसते हुए बोलता है, अगर रेड स्टॉर्म स्किल तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती तो मेरे लंबे घुमावदार पीले खीरे के बारे में क्या ख्याल है? बैंशी बैंशिदा उस पीले खीरे के अटैक को देखकर चौंक जाती है, लेकिन बैंशिदा खुद को संभालती है और उस पीले खीरे में लात मारते हुए लीहा और रैन से बोलती है, मैं तुम्हें उससे छूने नहीं दूंगी। हमें उस पीले खीरे को दिखाया जाता है जो घूमते हुए नीचे गिरने लगता है, जिसे गिरते हुए देखकर सैली शॉक होकर बोलती है, वाह, गिर गया। लीहा और रैन ने अपना अजीब हथियार गिरा दिया। लगता है बैंशिदा को डंडे जैसी चीजों से सख्त नफरत है। क्या इससे लड़ाई उसके पक्ष में चली जाएगी? जब सैली उन दोनों को देखती है तो शॉक होकर बोलती है, रुको, लगता है लड़ाई उस दिशा में नहीं जा रही है जैसा मैंने सोचा था। लीहा और रैन ने बैंशिदा को फंसा लिया है और तो और एक बहुत ही शर्मनाक पोजीशन में। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि लीहा और रैन ने उसकी टांग को पकड़ लिया है और मुझे लगता है कि लीहा और रैन इस पोजीशन को जॉनी सिन भाई से सीखा होगा। लगता है बहुत बड़ा बाला फैन है अपना लीहा और रैन। और इसी के साथ बैक टू द स्टोरी। बैंशिदा खुद को लीहा और रैन से छुड़ा नहीं पा रही होती है, इसलिए वह परेशान होकर बोलती है, मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूँ, यहाँ क्या हो रहा है? वह ताकत में मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? बैंशिदा का पैर फिसलता है और धड़ाम की आवाज आती है। आगे हमें लीहा और रैन को दिखाया जाता है जो बैंशिदा के ऊपर गिर गया होता है और बैंशिदा को हाथ और पैर से पकड़ते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हथियार मैंने चुना है उसका ऐसा असर होगा। लगता है इसे सिर्फ देखने से ही इंसान अपना होश खो देता है। हमें बैंशिदा को दिखाया जाता है जो जमीन पर पड़े शर्माते हुए कांप रही होती है, जिसे देखकर लीहा और रैन हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे प्रति आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि ताकत के मामले में मुझे हराना मुश्किल है और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, तुम बच नहीं पाओगी है। जहां अपना लीहा और रैन बैंशिदा के पास आते हुए बोलता है, इस पोजीशन में रहना काफी दर्दनाक होगा है ना? वो उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अगर तुम दर्द नहीं सहना चाहते हो
तो सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारे लिए इसे और मुश्किल नहीं बनाऊंगा। लेकिन बैंशीदा ली हाओरेन की बात को सुनकर शर्माने लगती है और अपना मुंह खोलकर ली हाओरेन पर जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर ली हाओरेन चौंक जाता है। बैंशीदा ली हाओरेन पर इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरा अरीना उसकी आवाज़ से कांपने लगता है और ली हाओरेन पीछे उछल जाता है और एक दीवार में जाकर टकराता है, जिससे ली हाओरेन की दर्द से आवाज़ निकल जाती है और साथ ही उसका खीरे जैसा दिखाने वाला वेपन नीचे गिर जाता है। ली हाओरेन के चेहरे पर पसीना आने लगता है और वह बैंशीदा की ओर देखकर अपने मन में बोलता है, उसकी चीख में बहुत जबरदस्त ताकत है। ली हाओरेन अपने मुंह से खून को पूछते हुए बोलता है, बिल्कुल, उसकी ताकत को कम समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आगे हमें सैली को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से शॉक होकर बोलती है, वह प्रकट हो गई है, ये बैंशीदा का सबसे खतरनाक या अंतिम हमला अल्फा हाउल है। तभी हमें बैंशीदा को दिखाया जाता है, जो अल्फा हाउल अटैक को करते हुए ऊपर हवा में उड़ने लगती है और वह बड़बड़ाते हुए बोलती है, जो कोई भी ये चीख सुनेगा उसके दिल में मौत का गहरा डर जाग जाएगा। धीरे धीरे उनकी हिम्मत खत्म हो जाएगी जब तक कि वे लड़ने की अपनी क्षमता पूरी तरह खो ना दें और आखिरकार उन्हें मौत की खाई में घसीट लिया जाएगा। ली हाओरेन उसकी आवाज़ को सुनकर शॉक हो जाता है, जहाँ सैली ली हाओरेन को देखकर बोलती है, अगर ली हाओरान की मानसिक मजबूती काफ़ी नहीं है तो उसके लिए बैंशीदा की चीख को सहना मुश्किल होगा। ली हाओरेन उस आवाज़ को सुनकर कांपने लगता है और वह परेशान होकर अपने कानों को बंद कर लेता है, जिसे देखकर सैली बोलती है, जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था, ली हाओरेन टिक नहीं पाएगा। लगता है इस लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका है। जब ली हाओरेन उसकी आवाज़ को सुनता है तो उसको भ्रम होने लगता है। आगे ली हाओरेन को एक आवाज़ आती है, बहुत समय हो गया है हाओरान, तुम मेरा चेहरा तो नहीं भूले हो ना। जब ली हाओरेन उस आवाज़ को सुनता है तो शॉक हो जाता है। जब ली हाओरेन उस ओर देखता है तो भावुक हो जाता है और रोते हुए बोलता है, मॉम, क्या सच में आप हैं? हमें उस वुमन को दिखाया जाता है जो अपने सीने पर हाथ रखकर बोलती है, अरे बेवकूफ़, और कौन हो सकता है? वह ली हाओरेन को प्यार से देखकर बोलती है, मेरा छोटा हाओरान बड़ा हो गया है और जवान हो गया है। ये पिछले साल तुम्हारे लिए मुश्किल रहे होंगे, है ना? वह वुमन अपने हाथ को ली हाओरेन की ओर करते हुए बोलती है, आओ माँ का हाथ पकड़ो, मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो, चलो माँ बेटे के रूप में एक हो जाएं और कभी अलग ना हो। जब ली हाओरेन अपना हाथ नहीं बढ़ाता तो वो वुमन बोलती है, आओ हाओरान, मेरा हाथ थाम लो, चलो हम दोनों हमेशा की खुशी की जगह चलते हैं जहां हम कभी अलग नहीं होंगे। ली हाओरेन अपने हाथों को अपने पॉकेट में डाल लेता है और रुक जाता है, जिसे रुकते हुए वो वुमन बोलती है, क्या हुआ हाओरेन, तुम क्यों रुक गए? जल्दी माँ का हाथ पकड़ो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तभी ली हाओरेन अपने बीते हुए दर्दनाक अनुभवों को याद करते हुए बोलता है, मौत मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। अपने साथियों द्वारा पीछे से धोखा दिए जाना और किसी दानव का खाना बन जाना, एक अज्ञात बीमारी के साथ जीना जिसमें हर समय अचानक मरने का खतरा रहता था, या बचपन में म्यूटेंट और विकसित दानवों के बीच हुए एक हादसे से मुश्किल से बच पाना। ली हाओरेन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी माँ ने उस दापदा से मुझे और मेरी बहन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि मैं बहक जाऊं और यूं ही अपनी जान गंवा दूं। ली हाओरेन एक पावर ब्लास्ट करता है और बोलता है, मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि मैं जीवित रह सकूं। बैंशीदा ली हाओरेन को आजाद होते देख शॉक हो जाती है और बोलती है, दैट्स इम्पॉसिबल। आगे ली हाओरेन अपने वेपन को दीवार से निकालता है और बैंशीदा की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सैली बोलती है, अविश्वसनीय, ली हाओरेन ने अल्फा की दहाड़ को झेलने में कामयाबी हासिल कर ली है। उनकी मानसिक शक्ति असाधारण है। ये मुकाबला दिन ब दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आगे ली हाओरेन अपनी हिडन ब्लड आर्ट स्किल एक्टिवेट करता है और बोलता है, मैंने तुम्हारी ताकत समझ ली है, अब मेरी बारी है। और ली हाओरेन अपनी जगह से धीरे धीरे गायब हो जाता है, जिसे देखकर बैंशीदा बोलती है, क्या आप अदृश्य होने की स्किल्स का भी उपयोग कर सकते हैं? और तभी बैंशीदा अपनी बीटा हाउल स्किल एक्टिवेट करती है और जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर सैली बोलती है, बीटा हाउल बैंशीदा की चीख को पावरफुल एनर्जी में बदल सकता है। ये अल्फा से भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। ये एक अंधाधुंध आक्रमण है जो पूरे अरीना को कवर करता है। अगर तुम गायब भी हो जाओ तो भी ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। लेकिन ली हाओरेन बैंशीदा के एकदम पास आ जाता है और उसके मुंह में उस क्यूकम्बर को घुसेड़ देता है और उसका रोना बंद कर देता है। इस अचानक हुए हमले से बैंशीदा पूरी तरह से चौंक जाती है और बेल्स करने लगती है। आगे ली हाओरेन के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, व्हाइट अपग्रेड डिफेंस ब्रेक एक्टिवेट हो गया है। और तभी बैंशीदा के ऊपर बताया जाता है,
टारगेट का डिफेंस 1% कम हो गया है। इसी के साथ ली हाओरेन का HP प्लस 5% बढ़ जाता है। आगे ली हाओरेन उसके मुंह में उस क्यूकम्बर को डालते हुए बोलता है, क्या तुम रोना बंद कर सकते हो? वह उसे ताना मारते हुए बोलता है, सच में कितना परेशान करने वाला है। आगे हमें सैली को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शॉक हो चुकी होती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह बोलती है, क्या उसने बैंशीदा की टेक्निक तोड़ दी? आगे हमें ली हाओरेन को दिखाया जाता है जो अपने गीले क्यूकम्बर को पकड़कर बोलता है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। ली हाओरेन अपने लॉन्ग स्पाइरल येलो क्यूकम्बर से बर्स्ट अटैक को बैंशीदा पर कर देता है और ली हाओरेन के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, वाइट अपग्रेड डिफेंस ब्रेक एक्टिवेट हो गया है। हमें बैंशीदा को दिखाया जाता है जो कांपते कांपते खतरनाक तरीके से बेल्स कर रही होती है और साथ ही अश्लील आवाज निकाल रही होती है, आह आह, क्योंकि ली हाओरेन ने उसकी पूरी बॉडी पर उस क्यूकम्बर से अटैक कर दिया होता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी पर एक ही बात बताई जाती है कि आपने टारगेट का डिफेंस 1% कम कर दिया है। हमें बैंशीदा को दिखाया जाता है जो बेल्स करते हुए बोलती है, ये तो बस एक खीरा है, ये इतना पावरफुल क्यों है? और इसके अलावा हर बार जब ये हमला करता है तो ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और दर्दनाक होता है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तभी ली हाओरेन गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या तुम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते? मेरा हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। जब ली हाओरेन बैंशीदा पर उस क्यूकम्बर से अटैक कर रहा होता है तब उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, एडिशनल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग स्पाइरल येलो क्यूकम्बर एक्टिवेटेड होने पर टारगेट को ऐंठन होने लगती है। आगे हमें बैंशीदा को दिखाया जाता है जो रोते हुए बोलती है, मैं अब इसे और सहन नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बैंशीदा के मुंह से पानी निकलने लगता है और वह बेल्स करते हुए बोलती है, मेरा शरीर अपने आप हिल रहा है, अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही हूँ। मेरा शरीर मुझे अजीब सा लगने लगा है, जैसे ये मेरा रहा ही नहीं। और तभी एक रोशनी को दिखाया जाता है जो ऊपर से नीचे की ओर आती है और एक धमाका होता है और चारों ओर फॉग फैल जाता है। जब वह फॉग हटता है तो हमें बैंशीदा को दिखाया जाता है जिसे देखकर ली हाओरेन हंसते हुए बोलता है, तुम क्या कहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे आगे जारी रखूं? लेकिन बैंशीदा खतरनाक पोजीशन में ली हाओरेन से हाँफते हुए बोलती है, प्लीज मुझे और मत मारो, मैं हार मानती हूँ। और दोस्तों में बैंशीदा को हराकर उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इस आर्क का सबसे खतरनाक मोड़। चलिए शुरू करते हैं। तो मानवा की शुरुआत में हमें सैली को दिखाया जाता है जहां उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं। वो डरते हुए अपने आप से बुदबुदाती है, ये बहुत डरावना है, सिर्फ देखकर ही मेरा शरीर कांप रहा है। पूरे अरीना में खामोशी छा जाती है। नीली आग और खोपड़ियों के बीच सैली अकेली खड़ी होती है। उसका आत्मविश्वास अब पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी ली हाओरेन आगे बढ़ते हुए जोर से बोलता है, हे, ये पहले ही सरेंडर कर चुकी है, तो अब रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस करते? ये सुनकर ऊपर हवा में तैर रही सैली बोलती है, ओह माफ करना, मैं लड़ाई देखकर थोड़ा ज्यादा ही खो गई थी। और तभी सबके सामने बैंशीदा घुटनों के बल गिर जाती है। उसका शरीर कांप रहा होता है, वो अब लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं बची होती। और तभी अचानक पूरे अखाड़े में एक तेज आवाज गूंजती है, बैंशीदा ने सरेंडर कर दिया है, इस मुकाबले का विजेता है ली हाओरेन। ये सुनते ही पूरा अरीना इस घोषणा से गूंज उठता है। नीली आग और एनर्जी के बीच सैली खड़ी होकर ली हाओरेन की ओर उंगली से इशारा करती है। और तभी सैली हवा में तैरते हुए ली हाओरेन से बोलती है, अब तुम्हें सेकंड लेवल को चैलेंज करने का अधिकार मिल गया है। तभी ली हाओरेन के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन खुलता है, बिंग एबनॉर्मल स्टेट रेजिस्टेंस +10, यानी अब माइंड कंट्रोल, जहर, ब्लीडिंग जैसी स्टेट्स का असर उस पर बहुत कम होगा। फिर दूसरा नोटिफिकेशन आता है, बिंग स्किल पॉइंट +1, अब वो अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। ली हाओरेन हल्की मुस्कान के साथ अपने मन में सोचता है, ये मेरी वॉर लूट है, सिर्फ मेरी एट्रीब्यूट्स ही नहीं बढ़ी बल्कि अब मैं अपनी स्किल्स भी अपग्रेड कर सकता हूँ। यहाँ आकर मैंने सही फैसला लिया था। तभी एक नया बड़ा नोटिफिकेशन खुलता है, बिंग क्या आप ब्लड हेल अरीना के सेकंड लेवल को चैलेंज करना चाहते हैं? यस, नो। ली हाओरेन थोड़ी देर सोचता है और अपने आप से बोलता है, मैंने इनाम तो ले लिया है, लेकिन मेरी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। लगातार चैलेंज करना बेवकूफ़ी होगी। पहले मुझे लेवल अप करना होगा, फिर दोबारा वापस आऊंगा
और वो नो पर टैप कर देता है। जैसे ही वो मना करता है, एक लाल रंग का पोर्टल खुल जाता है, रेड। ली हाओ रान उस पोर्टल के अंदर कदम रखता है और कुछ ही पलों में वो बाहर एक शांत से गांव में पहुंच जाता है। चारों तरफ पहाड़, रात का समय, ठंडी हवा चल रही होती है। ली हाओ रान गहरी सांस लेते हुए बोलता है, अब अगली लड़ाई के लिए तैयारी करनी होगी। तभी अरीना से बाहर निकलते ही ली हाओ रान के चारों ओर अचानक लाल ऊर्जा घूमने लगती है। उसके शरीर के चारों ओर एक खतरनाक लाल वॉर्टेक्स बन जाता है। बिजली जैसी चमक दौड़ने लगती है। तभी अचानक सामने स्क्रीन खुलती है। बिंग, नोटिफिकेशन, यू हैव अनलॉक्ड द हिडन स्किल, विनर्स पैक्ट। ली हाओ रान चौंक जाता है। हिडन स्किल? फिर वो सोचता है, ये अरीना छोड़ते ही क्यों एक्टिवेट हुआ? अगले ही पल उसके सामने पूरी स्किल बार खुल जाती है। रेड, स्क्रीन पर लिखा आता है, विनर्स पैक्ट। अरीना में जिन ओपोनेंट्स को तुम हराओगे वे सभी तुम्हारे फॉलोअर्स बन जाएंगे और अरीना के बाहर तुम उन्हें कभी भी समन करके लड़ाई में मदद ले सकते हो। ये पढ़ते ही ली हाओ रान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मतलब अब मैं हराए हुए दुश्मनों को अपनी सेना बना सकता हूँ। फिर वो धीरे से बोलता है, अगर मैं लेवल 50 से ऊपर पहुंच गया तो क्या मैं पूरी की पूरी आर्मी बुला सकता हूँ? फायर। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसकी पावर सिर्फ स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं रही, बल्कि कंट्रोल और आर्मी तक पहुंच चुकी थी। अब रात का सन्नाटा होता है। ली हाओ रान गांव की गलियों से गुजर रहा होता है। तभी अचानक धक धक लकड़ी से टकराने जैसी आवाज आती है। ली हाओ रान रुककर सोचता है, ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कड़क दरवाज़ा खुलता है और ली हाओ रान अंदर कदम रखता है। अंदर का कमरा शांत होता है, हल्की रोशनी और वही बिस्तर। और अगले ही पल बिस्तर पर बैठी हुई दिखती है निको। उसका चेहरा लाल, सांसें तेज, आंखें आधी बंद, पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो अपने आप से खुशी में बुदबुदाती है। भले ही मास्टर यहाँ नहीं है, लेकिन इस बिस्तर में अब भी हाओ रान सामा की खुशबू भरी हुई है। ये कितना इंटेंस है। ये तो सच में स्वर्ग जैसा लग रहा है। फिर वो अचानक रुकती है और अपनी आंख खोलती है। उसके चेहरे पर हैरानी आ जाती है। लगता है मास्टर की खुशबू पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। और इसी पल निको को एहसास हो जाता है कि ली हाओ रान वापस आ चुका है। ली हाओ रान अंदर आता है और सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, माथे से पसीना टपकने लगता है। वो घबराकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिस्तर पर बैठी निको पूरी तरह लाल हो जाती है। घबराते हुए जल्दी से बोलती है, नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उसके गाल लाल, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। फिर जल्दी से सफाई देती है, मैं तो बस आपको कपड़े देने आई थी, क्योंकि आपने अपना कोट उस इंसान को दे दिया था। और अपने हाथ में पकड़े कपड़े दिखाती है। मैं पूरी रात जागकर बिल्कुल आपके साइज का नया कोट सिल रही थी। ये सुनकर ली हाओ रान थोड़ा शांत होता है। हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अजीब है, मैं तो बस सोच ही रहा था कि मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत है। फिर निको की तरफ देखकर धीरे से कहता है, सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता निको। ये सुनते ही निको के दिमाग में बिजली गिर जाती है। उसकी आंखों में चमक, चेहरा पूरी तरह लाल, दिल के निशान हवा में तैरने लगते हैं। वो अपने मन में सोचती है, हाओ रान सामा ने कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये तो सीधा सीधा लव कॉन्फेशन है। फिर खुद से ही खुशी में बोलती है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करूं। कुछ देर बाद, थकी हुई लड़ाइयों के बाद, 2 दिन और 2 रात की भीषण लड़ाइयों के बाद ली हाओ रान आखिरकार गहरी नींद सो पाया। कमरे में पूरी शांति होती है, सिर्फ नींद की आवाज़ और बाहर रात का सन्नाटा। अगले सीन में हमें एक वैम्पायर लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए घर की साइड आती है और अगला ही पल तेज आवाज़ गूंजती है, ऑक्स। पूरी तरह वॉरियर मोड में वो चिल्लाकर बोलती है, ऑक्स गांव पर हमला कर रहे हैं। अचानक तेज आवाज़ गूंजती है, वाह, क्योंकि जो लड़की रिपोर्ट करने आई होती है उसे रस्सिया से पकड़ लिया गया होता है। आगे हमें ज़मीन पर जोर से गिरते एक पैर को दिखाया जाता है और तभी हमें ऑक्स के लीडर को दिखाया जाता है जो अपने साथियों से वो जोर से चिल्लाता है, कम ऑन गाइज, लूट एवरीथिंग यू कैन फ्रॉम दिस विलेज, लीव नथिंग बिहाइंड। ये सिर्फ हमला नहीं, ये पूरा गांव लूटने की साजिश थी। अब सामने आता है दर्जनों स्लेव ऑक्स, हाथों में हथियार, आंखों में लालच, तेजी से गांव की तरफ बढ़ते हुए। ये ऑक्स सिर्फ लड़ने नहीं आए थे, ये इंसानों को पकड़कर गुलाम बनाने आए थे।
इधर उस बंधी हुई लड़की को दिखाया जाता है जो जमीन पर जोर से गिरती है। वो दर्द से कराहती है, आंखें बंद, सांस तेज, और वो बेहोश हो जाती हैं। ओआरसी लीडर फिर चिल्लाता है, टाई देम अप वेल, डोंट लेट देम एस्केप, और आगे हुक्म देता है, एंड टेक ऑल द ग्रेन, द गोल्ड एंड द ट्रेजर्स फ्रॉम द विलेज। अब सिर्फ हमला नहीं, पूरा नरसंहार शुरू होने वाला था। तभी 3 ओआरसीज आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन उसी पल किसी ने दूर से हमला कर दिया। अचानक हवा को चीरते हुए 3 चमकते हुए तीर उड़ते हुए आते हैं। तेज रोशनी, दिल के आकार वाले तीर। 3 तीर सीधा उनके सिर में घुस जाते हैं। और ये तीर साधारण नहीं थे, ये जादुई तीर थे। तीनों ओआरसीज पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और सभी ओआरसीज की आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला। बिना किसी आवाज के किसी ने तीनों ओआरसीज को एक ही पल में ढेर कर दिया। लीडर तेजी से पीछे मुड़ता है, आंखें लाल, दांत भींचे हुए। वो गरजता है, हुज देयर, और गुस्से में चिल्लाता है, कौन है? बाहर निकल! हम पर हमला करने की हिम्मत किसने की? पहली बार ओआरसी लीडर को डर महसूस हुआ था। जंगल के बीच धुआं हटता है और सामने आती है सैली, पंख फैले हुए, आंखों में ठंडा गुस्सा, पूरा शरीर लाल आभा से चमकता हुआ। वो शांत लेकिन खतरनाक आवाज में बोलती है, सुबह सुबह ही तुम जैसे गंदे जीव मिल गए। सैली आगे बढ़ती है, जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। वो सख्त आवाज में कहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे लोगों को अभी छोड़ दो और इस गांव से तुरंत चले जाओ। ओआरसी लीडर जोर से हंसता है, कुल्हाड़ी उठाते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है सिर्फ धमकी से मैं डर जाऊंगा? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे रोक सके? अचानक नीको के पीछे से 4 ओआरसीज एक साथ हवा में उछलते हैं हमला करने के लिए। हाथों में कुल्हाड़ी, भाला, चारों दिशाओं से सैली के ऊपर टूट पड़ते हैं। सैली को एकदम से खतरा महसूस होता है, लेकिन अगले पल सिस्टम की आवाज गूंजती है, धन स्किल सक्रिय की जा रही है, ब्लड इंटर्नमेंट लेवल 2। और इसी पल ली हाओरान की सबसे खतरनाक शक्ति जाग चुकी थी, अंगन। जमीन के अंदर से लाल चमकती हुई नुकीली खून की कीलें बाहर निकलती हैं, एक ओआरसी के सीने को चीरती हुई, दूसरे के कंधे से आर पार, तीसरे के पेट में सीधी घुल जाती हैं। सैली की आंखें चमक उठती हैं। सैली जब अपने पीछे देखती है तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो बोलती है, ये हमला, दिस प्रेजेंस। सभी ओआरसीज को मार दिया गया होता है और चारों ओर सिस्टम की नोटिफिकेशन, अनुभव अंक बढ़े हैं, अनुभव अंक बढ़े हैं। हर एक वार के साथ ली हाओरान और भी खतरनाक बनता जा रहा था। तभी सिस्टम की फिर से आवाज आती है, धन ब्लड इंटर्नमेंट लेवल 2। अब ये स्किल अपने आप दुश्मनों को खोजेगी और उन्हें मारेगी। चारों तरफ जमीन से लाल कीलें निकलती जाती हैं। ओआरसीज चीखते हैं, हवा में उछलते हैं और एक एक करके गिरते जाते हैं और सिस्टम की आवाज आती जाती है, अनुभव अंक बढ़े हैं, अनुभव अंक बढ़े हैं। तभी अचानक आवाज आती है, अभी तो सुबह ही हुई है और तुम लोग पहले से ही इतना हंगामा मचा रहे हो, क्या तुम्हें चैन से सोने नहीं दे सकते? जब नीको अपने आगे देखती है तब बोलती है, ये तो हावरान समा है। तभी ली हावरान नीको के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो नीको, इन सभी को मेरे पास छोड़ दो। लेकिन ओआरसी लीडर ली हावरान को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, एक वैम्पायर, हे तुम इन सकूबी के साथ क्यों हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इसमें शामिल ना हो। लेकिन ली हावरान उस पर गुस्से में कहता है, मैं उन सभी का खून अपने शरीर में लेकर घूमता हूँ, क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी ली हावरान अपनी विनर पैक्ट स्किल एक्टिवेट करता है, बैंग, और तभी एक पिंक पोर्टल से बैंशीदा निकलती है और कहती है, बैंशीदा आपकी सेवा में हाजिर हैं। तभी अचानक एक चमकदार पिंक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से बाहर निकलती है बैंशीदा। वो झुककर ली हाओरान से कहती है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ मास्टर ली हाओरान। और दोस्तों, यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ली हाओरान ने बैंशीदा को पूरी तरह से समन कर लिया है। उसी वक्त पीछे खड़ी नीको ली हाओरान की नई फॉलोअर को देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने मन में सोचती है, क्या यही हाओरान सामा द्वारा समन की गई क्रीचर है? कितनी जबरदस्त है, इसे बुलाने में भी कितनी भयानक जादुई शक्ति लगी होगी। लेकिन तभी ऑक लॉर्ड मजाक उड़ाते हुए हंसता है, दद्धेर की, तुमने तो बस एक असिस्टेंट को बुलाया है और मेरी सेना में 80-100 से कम ऑर्क नहीं है।
मुझे किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अगले ही पल बैंशीदा उसके सपनों पर पानी फेर देती है। वो अपनी खतरनाक स्किल अल्फा हाउल को एक्टिवेट करती है और जोर से एक डरावनी चीख निकालती है। उस आवाज़ को सुनते ही ऑक नीडर और उसकी पूरी सेना कांप उठती है। सभी ऑक्स सम्मोहित हो जाते हैं और अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल खो देते हैं। तभी हमें एक ऑर्क को दिखाया जाता है जो अपने सीने में तलवार घूंपते हुए कहता है, मैं इतने घिनौने काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपने ऑर्क पूर्वजों को धोखा दिया है। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। उस ऑर्क के मरते ही साइड में XP इंक्रीज्ड का नोटिफिकेशन आ जाता है। इसी तरह हमें दूसरे ऑर्क को दिखाया जाता है जो अपने सिर पर भारी भरकम लोहे के डंडे को मारते हुए बोलता है, मैंने कमज़ोरों को सताया, मारा, लूटा और जलाया। मैं ऑक्स पर कलंक हूँ। मैं ऑक्स नहीं बनना चाहता। मैं पछतावे करने के लिए नर्क में जाऊंगा। और दोस्तों, इस ऑर्क के मरते ही साइड में फिर से XP इंक्रीज्ड का नोटिफिकेशन आ जाता है। इसी तरह सभी ऑर्क खुद को मार लेते हैं और हमें कई सारे XP इंक्रीज्ड के नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं। आगे हमें उन सभी के ऑक लीडर को दिखाया जाता है जो बैंशीदा की चीख को सुनकर जमीन पर गिर पड़ा होता है। वो लीडर अपने मन में सोचते हुए कहता है, कितनी अजीब चीख है। ये आवाज़ दिमाग को परेशान कर रही है। मेरे मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। धत तेरी की, मैं एक ऑर्क सेंटोरियन हूँ। मैं इसके जाल में नहीं फंस सकता। और वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, सभी ऑक्स की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। उसकी ये बात पूरी होती उससे पहले उसके चिन पर एक जोरदार अटैक लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे उसका पूरा बॉडी कांपने लगता है। हमें ली हाओ रान को दिखाया जाता है जो हीरो स्टाइल में ऑक लीडर को मारते हुए कहता है, किसी को मारना, लूटना और जलाना ऑक्स की इज्जत है, तो फिर वो इज्जत बहुत सस्ती है। और तभी वो अपने हाथ को जमीन पर रखता है और घूमकर अपनी लात को उसके पेट पर मारते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे कंधों पर भी टिका है इस पूरी जनता की उम्मीद। और उसी पल ऑक लीडर के मुंह से खून की पिचकारी निकलती है और वो दूर उछल जाता है। ली हाओ रान खड़ा होता है और अपनी स्किल रेड स्टॉर्म को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर कई सारे वैम्पायर छोड़ देता है। लेकिन ऑर्क लीडर अपने हाथों को आगे करते हुए कहता है, मेरा डिफेंस टॉप नॉच है। तुम्हारे चमगादड़ मुझे मार नहीं पाएंगे। अगर वो अजीब आवाज़ बीच में दखल नहीं देती तो तुम मेरे दुश्मन नहीं होते। तभी ली हाओ रान अपनी भौएं सिकोड़ते हुए कहता है, तुम इतने सारे ऑक्स को गांव पर हमला करने के लिए लाए थे और अब तुम हमसे आमने सामने की लड़ाई की उम्मीद करते हो। तुम कितने भोले हो। और तभी बैंशीदा सामने आती है और अल्फा हाउल अटैक कर देती है और साथ में नीको भी अपना लविंग लाइट प्रोजेक्टाइल अटैक, जो पिंक बलून जैसे होते हैं, उन्हें लीडर पर कर देती है। और तभी एक ब्लास्ट होता है और ऑक लीडर घायल होकर पीछे उछल जाता है। हमें ली हाओ रान को दिखाया जाता है जो अपने ऑरा को फैलाते हुए कहता है, दुश्मन के प्रति नर्म होना मतलब खुद के प्रति क्रूर होने के बराबर है। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और रेड स्टॉर्म स्किल को एक्टिवेट करता है और अगले ही पल कई सारे नुकीले लाल कांटे जमीन से निकलते हैं और ऑक लीडर के बॉडी में धंस जाते हैं। जहां ली हाओ रान फुल एटीट्यूड में ऑक लीडर को कहता है, जब दुश्मन कमजोर हो तभी हमला करके उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। यही लड़ाई का असली नियम है। आगे लीडर के मरने के बाद सिस्टम की तरफ से 2 नोटिफिकेशंस आती हैं जिनमें बताया जाता है कि आप लेवल अप हो गए हैं। आपको 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। कृपया उन्हें असाइन करें। हमें ली हाओ रान को दिखाया जाता है जो गांव वालों को देखकर बोलता है, अच्छा अब सब कुछ ठीक हो गया है? क्या सब लोग ठीक हैं? वहां पर नीको जवाब देते हुए बोलती है, आपकी वजह से गांव को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो साथी बांधे गए थे उन्हें सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई हैं, कोई गंभीर चोट नहीं है। नीको के पीछे खड़ी सक्यूबस लड़कियां खुश होते हुए बताती हैं, सभी ऑक्स हार चुके हैं। अब ये बदमाश दोबारा हमारे गांव में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाओरान सामा बहुत कमाल के हैं। उन्होंने ऑक्स को आसानी से हरा दिया। उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हम उनका एहसान कैसे चुकाएं? तभी ली हाओ रान हल्की मुस्कान के साथ बैंशीदा की तरफ देखकर बोलता है, बैंशीदा, ये पहली बार था जब मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने उम्मीद से भी बेहतर काम किया। फिर वो सामने पड़े ऑक्स की लाशों की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारी उस चीख की वजह से इन सब को हराना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। ली हाओ रान की बातों को सुनकर बैंशीदा का चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्माने लगती है,
लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोलती है, मास्टर, आपकी सेवा करना मेरे जैसे सेवक के लिए सौभाग्य की बात है। आप जो भी आदेश देंगे मैं अपनी पूरी ताकत से उसे पूरा करूंगी। तभी ली हाओरान बैंशीदा से शांत लेकिन गंभीर आवाज में वहां से जाते हुए कहता है, अगर तुम सच में मेरी सेवा करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। वहां पर बैंशीदा बिना देर किए जवाब देते हुए कहती है, आपका आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है मास्टर। हमें थोड़ी देर के बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां ली हाओरान बैंशीदा के साथ जंगल में मंगल बैंशीदा का खून चूसते हुए दिखाया जाता है, जहां बैंशीदा शर्म से कांपते हुए ली हाओरान से बोलती है, कल रात तुमने मुझे खीरे से तब तक टॉर्चर किया जब तक तुम मुझे उसी हालत में छोड़कर नहीं चले गए। अब तुम मेरी गर्दन से खून क्यों चूस रहे हो और मुझे जाने भी नहीं दे रहे हो? आगे वो हाँफते हुए हाओरान से पूछती है, आपने जो जरूरी काम बताया था, क्या वो आपकी इस अजीब इच्छा को पूरा करना था? वो तेज सांसें लेने लगती है और उसका पूरा चेहरा लाल होने लगता है और वो बोलती है, ये बहुत दुख दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये आपका ऑर्डर है इसलिए मैं इसे आखिर तक सहूंगी। लेकिन तभी सिस्टम से 2 नोटिफिकेशंस आती हैं जिनमें बताया जाता है, बैंशीदा और हाओरान के बीच नज़दीकी बढ़कर 50% हो गई है, और दूसरे नोटिफिकेशन में हाओरान को बताया जाता है, डेली मिशन पूरा हो गया है, आपके एट्रीब्यूट स्पिरिट +1 बढ़ गए हैं। तभी वहां पर ली हाओरान बैंशीदा को समझाते हुए बोलता है, ये कोई अजीब शौक नहीं है। वो बताता है कि मैं एक वैम्पायर के तौर पर मुझे एनर्जेटिक रहने के लिए हर दिन दूसरे जेंडर के इंसान का खून पीना पड़ता है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वहां पर ली हाओरान बैंशीदा के चेहरे को देखकर बोलता है, आपके चेहरे पर यह अजीब भाव क्यों है? अब ये मत कहना कि तुम्हें अनीमिया है। लेकिन तभी बैंशिदा के पैर डगमगाने लगते हैं और वो ली हाओरान के सामने झुक जाती हैं, जहां बैंशिदा हाफते हुए बोलती हैं, कल जब मैंने तुमसे लड़ाई की थी तब से मेरा शरीर असामान्य रूप से संवेदनशील हो रहा है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अरीना में जो तुमने मुझे हराया था वो सीन मेरे दिमाग में फिर से चलने लगता है, और अब जो तुमने मुझे इस तरह छुआ और मेरे पास आए तो मेरा शरीर फिर से अजीब महसूस करने लगा है। ऐसा लगता है कि मैं एक बार फिर कांपने वाला हूँ। तभी बैंशिदा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और हाँफते हुए बोलती हैं, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। प्लीज़ हाओरान सामा, अपनी इस मामूली सर्वेंट को माफ़ कर देना, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और तभी ली हाओरान के सामने से बैंशिदा गायब हो जाती है, जिसे देखकर ली हाओरान सोचते हुए कहता है, क्या वो सच में इतने नर्वस हो गई थी? आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नीको अपनी दोस्त से नहाते हुए बोलती है, हाओरान सामा ने हमारी गांव को बचाया है, हम उनका ये एहसान कैसे चुका पाएंगे? तभी उसकी दोस्त बोलती है, ये तो आसान है, बेशक हमारे शरीर के मदद से, ये ईमानदारी का सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन तभी बैंशिदा उदास चेहरा बनाते हुए बोलती है, हाओरान सामा को तो सिर्फ लड़ाई करने में मज़ा आता है, और तो और उसके साथ बैंशिदा और ह्यूमन लीडर जैसी खूबसूरत औरतें भी हैं, और इसके अलावा मुझे मर्दों और औरतों के बीच के मामलों का कोई अनुभव नहीं है। तभी बैंशिदा मासूम सी शकल बनाते हुए बोलती है, क्या सच में मेरी जैसी लड़की उसे पसंद होगी? साथी ने तुरंत टेलीकोप की मुख्य बात कही, तो तुम्हें लगता है कि लॉर्ड होरान तुम्हारा ध्यान नहीं दे रहे? निकोल ने सिर हिलाया, मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। टीम के लोग सोचते हैं कि निकोल बहुत सख्त है, पुरुषों को बहकाना एक सक्कुबस की सबसे ज़रूरी कला है। मेरे पास तरीका है, मैं लॉर्ड हरानियन को तुम्हारे सामने बेबस कर सकती हूँ। अपना तौलिया उतारो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये सुनते ही निकोल ने फौरन अपना बाथ टॉवल उतार दिया। मैं तैयार हूँ, अब मुझे क्या करना है? लेकिन ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही मैंने अपनी साथी को निकोल के जिस्म की तरफ जाते देखा। उसकी नाभि के ठीक नीचे एक रोशनी की किरण निकली, जिस पर सक्कुबस का खास निशान बना था। तुम्हारी लड़ाई की कला बाकी कबीलों से बेहतर ज़रूर है, लेकिन ये सब केवल इस चीज़ के होने से ही होता है। तुम ही असली सक्कुबस हो। इस वक्त ली हरानियन की तरफ से, क्योंकि थेनुआर की कॉन्ट्रैक्ट की मना कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो लड़ाई में अपनी हदें पार करना चाहता है। उसके पास मानसिक स्टैट्स में 1 पैसा लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहाँ तक ताकत और सहन शक्ति की बात है, अभी के लिए तो बस पागलपन भरे वर्कआउट्स पर ही लेकिन निर्भर ठीक रहना उसी पड़ेगा। वक्त उसका दरवाज़ा अचानक धीरे से धकेल कर खुल गया। जो आया वो कोई और नहीं, निको था, तौलिया लपेटे हुए। लॉर्ड हेरॉन, मुझे बिल्कुल पता है मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा। ली हेरॉन ने देखा कि जो आया है वही निक था। उसने व्यायाम करना रोक दिया। निक ने क्या कर दिया है जो तुम इतने उत्साहित हो गए?
वो कटा हुआ जैसे चाकू और कुल्हाड़ी से तराशे गए मसल्स देखकर निक का चेहरा एक पल में डर से उड़ गया। सोच रहा था कि ये तो बस एक कला का नमूना है। नहीं यार, मैं तो पूरा एक्साइटेड हूँ। उसका शरीर उसकी बात सुनना बंद कर दिया। मैं अनजाने में नहाने का तौलिया उतार बैठा। इसी वक्त ली हारन की नज़र थोड़ी खोसी गई। सबसे पहले उसने उस गोरी त्वचा पर लगे निशान को देखा, मगर वो निशान एक बार देखकर ही पता चल जाता है। उसने सिस्टम के असामान्य स्थिति का अलर्ट ट्रिगर कर दिया था। रेजिस्टेंस की लिमिट तक पहुंच चुका है। तुम सिल्वर पैटर्न के कंट्रोल इफेक्ट से इम्यून हो। उसी टाइम सक्कुबस ने निको पर निशान लगाया और अचानक कुछ बहुत ज़रूरी याद आया। अगर ये इफेक्ट एक्टिवेट होता है लेकिन टारगेट को चार्म करने में फेल हो जाता है तो उसका बैकलैश तुम्हें खुद झेलना पड़ेगा। लॉर्ड हेरन कोई और नहीं बल्कि ब्लड गॉड है। निको का निशान शायद उसे चार्म कर देगा। हम इसे कैसे खत्म करेंगे? और ली हेरॉन की तरफ से उसने निको के निचले पेट की ओर इशारा किया और कहा, निको तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हारा टैटू? जैसा कि उम्मीद थी, निको को इसका नुकसान उठाना पड़ा। मेरा दिमाग अब बुरा और गंदा सोचों से भरा हुआ है। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो फटने वाला है। बहुत दर्द हो रहा है। भगवान हेरन मेरी मदद करो। ली हेरॉन ने बताया कि हुंडर ने निकोल की भावनाओं को समझा। उसने तुरंत अपनी मजबूत बाहें खोलकर उसे गले लगा लिया। तुम अभी सही दिमाग में नहीं लग रही हो। क्या मैं सच में कर सकता हूँ? निकोलिस ने जल्दी से पूछा। कोई बात नहीं, चाहे जो हो जाए, लॉर्ड हेरन जो चाहे कर सकता है। ऐसे ही दोनों ने वो रात बिताई। इतनी जंगली रात कि एवंथ हाउस हिल उठा। जल्दी ही सुबह हो गई। निकोल ने भी आखिरकार होश संभाला, लेकिन जैसे ही वो उठी उसे ऐसा लगा मानो उसके अंदर से जादू की एक अनंत लहर बह निकली हो। मेरी अपनी ताकतों में भी कोई बड़ा बदलाव आया है। क्या ये सच में है? क्या ये कल रात बड़ों के साथ मेरी फ्यूजन की वजह से है? मास्टर हेरन की जो चीज़ नीचे थी, क्या उसमें सच में ऐसा जादुई असर होता है? हालांकि मेरी मोहिनी कल रात काम नहीं आई, लेकिन आखिर में बड़े लोग फिर भी मेरी मर्जी मान गए, जैसे वे मुझे पूरा ही निगल जाना चाहते हों। वो एकदम खुश करने वाला अनुभव था। सच में ज़बरदस्त था। ली हेरॉन अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ से जाग गया। साथियों, आप लोग अब ब्लड डेमन का एसेंस पा सकते हो। न सिर्फ आपके एट्रीब्यूट पॉइंट्स में भारी बढ़ोतरी होगी, बल्कि उसने चौथे रैंक के लेयर टियर को भी पार कर लिया है। लेकिन ये ब्लड डेमन का एसेंस है, सिर्फ उन फॉलोअर्स के लिए जिनकी पसंदगी 100% है। ये एक बार ही असर करेगा। तभी ली ने समझा, कोई अपने फॉलोअर्स की क्लास की सीना तोड़ने में मदद कर सकता है। और निक की विशेषता की शेव पहले ही उससे आगे निकल चुकी थी। निक ने उसकी हैरानी और चौंकने वाली नज़र देखी। उसे लगा शायद क्योंकि वो कल रात अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। लेकिन अभी इस वक्त सिस्टम ने फिर से लाहौरन से कहा कि अगले सूर्योदय से पहले ये काम कर ले। कम से कम एक महिला सदस्य का ताज़ा खून चूस ले। वैसे यही पास में सक्कुबस गांव के अलावा कोई और जानवरों की कबीला है क्या? अच्छा होगा अगर वो औरतों वाली हो। तुमने ध्यान से सोचा? असल में वो कल वाली कांटे वाली टोली थी जो जंगल के दूसरी तरफ है। वे हर जगह आग लगाते, मारते और लूटते थे, साथ ही दूसरी अनोखी जानवरों को भी दबाते थे। वहां महिला ऑर्क्स और पुरुष भी होने चाहिए। हर दिन मुझे विपरीत लिंग के अलग अलग सदस्यों से ताज़ा ऊर्जा सोखनी पड़ती है, चाहे हो लक्ष्य सक्कुबस हो या इंसान। फिर भी गौथम बैंशी जो नर्क से जुड़ी है, यहाँ तक कि एक बदसूरत महिला ऑर्क भी उसका भविष्य बन गए। दुनिया जीत लेने वाले हैरम्स में से एक। पता चला क्या निकला? ली हेरॉन और निकोल ने एक ज़बरदस्त रात बिताई। उसके बाद वो निकल पड़े और ओआरसी जनजाति के दरवाजे तक पहुंच गए। यही तो वो ओआरसी दंड है जिसके बारे में बात हो रही है। ये लोग गांव को लंबे समय से दबा रहे थे। अब तुम्हारा बदला लेने का वक्त है। दिखाओ अपनी ब्रेक थ्रू के बाद तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ी है। याद रखना, औरतों को हमेशा जिंदा छोड़ना। तुम समझते भी हो क्या? मुझे लगा था कि भगवान हेरीन मुझे ये मौका बदला लेने के लिए देंगे। उन्होंने जानबूझकर ये मौका उसी को दिया है, तो मुझे अच्छा करना होगा। बड़ों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। इसी बीच निकोल ने हवा में जबरदस्त ऊर्जा फैला दी। उसने आधे जानवरों का ध्यान खींच लिया। ये जबरदस्त जादू है जो बड़ों ने मुझे दिया है। आज मैं तुम बेवकूफ़ों को इसे अच्छे से महसूस करने दूंगा। उसकी बातों के साथ ही एक जबरदस्त झटका आया। वो झटका 1 किलोमीटर के अंदर बिल्डिंग्स में फैल गया। उसी वक्त बहुत सारे आधे जानवर मर गए। इससे ली हेरन को बहुत सारे एक्सपी मिले।
बिल्कुल वैसा ही जैसे बिंगजाई अपनी चिल्लाहट से दुश्मनों को मारती थी। बस ऐसे ही दुश्मनों का पीछा करते रहो और मारते रहो। दुश्मनों का पीछा करते रहो और उन्हें खत्म करते रहो, तभी मुझे हर टारगेट से मिलने वाले जैक्स बर्न पॉइंट्स मिलते रहेंगे। उसी समय उस जगह पर जहां ऑक्स की सेना तैनात थी, जमीन में सैकड़ों मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन चुका था। निकोल आगे बढ़ी और डर से भरे लेकिन घमंडी अंदाज में बोली, ब्लड डेमन गॉड लॉर्ड ली हेरन के नाम पर आज मैं ऑर्क कबीले का अंत करने आई हूँ। आज तुम्हारी मौत का दिन है। 2 हाफ ऑक्स निकोल की ओर दौड़ पड़े। बस एक मामूली सक्यूबस, तुम खुद को क्या समझती हो? ये ब्लड डेमन गॉड क्या चीज है? क्या ये हमारे सेनापति से भी ज्यादा खतरनाक है? लेकिन निकोल ने बिना घबराए दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसने दोनों ऑक्स के सिर पकड़कर जोर से आपस में टकरा दिए। धड़ाम, दोनों वहीं ढेर हो गए। फिर उसके हाथ में अचानक एक लंबा जादुई कोड़ा प्रकट हुआ। निकोल मुस्कुराई। मैं इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। आज तुम्हें सक्कुबस जाति की असली गुप्त तकनीक दिखाऊंगी। तुम सब एक साथ आ जाओ। ये सुनते ही सारे ऑर्क्स एक साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन निकोल के लिए ये कोई मुश्किल नहीं था। कोड़े की आवाज़, चीखें और धमाकों के बीच दूसरी तरफ ली हेरन के सिस्टम में लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। एक्सपीरियंस गेन्ड, लेवल अप, एक्सपीरियंस गेन्ड। ली हेरन मुस्कुराया। अगर निकोल मेरी मदद से लेवल बढ़ाती रही तो ये तरीका काफ़ी तेज़ है। देखते हैं लेवल 25 का स्किल क्या है। सिस्टम बोला, डार्क अफिनिटी। रात या अंधेरे में मूवमेंट स्पीड 30% बढ़ जाती है और हर हमला दुश्मन को ब्लीडिंग इफेक्ट देता है। ली हेरन हंस पड़ा। लगता है मैं सच में एक खतरनाक ब्लड सकर बन गया हूँ। अब से सारी लड़ाइयाँ रात में ही करनी होंगी। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। निकोल ने इतने दुश्मनों को मार दिया कि वहां लाशों का पहाड़ बन गया। वो बोली, ये आधे जानवर इतने कमजोर हैं, सच में निराशा हुई। बाकी बची महिला ऑर्क गुस्से से चिल्लाई, इतना घमंड मत करो, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि ली हेरन अचानक क्रिम्सन फ्लैश के साथ उसके पीछे प्रकट हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, तेज वैम्पायर दांत निकल आए और उसने सीधा उस महिला ऑर्क की गर्दन में काट लिया। उसी समय सिस्टम ने सूचना दी, डेली टास्क कंप्लीटेड। शाम होने तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। ऑर्क कबीला लगभग खत्म हो गया। निकोल ने कुल 178 दुश्मनों को मार गिराया और करीब 30 महिला ऑर्क्स को कैद कर लिया गया। ली हेरन काफी खुश था। चौथे रैंक पर पहुंचने के बाद तुम्हारी ताकत वाकई शानदार हो गई है। निकोल हल्का सा शर्मा गई और अपने बाल पीछे करती हुई बोली, ये सब आपकी ट्रेनिंग की वजह से है, लॉर्ड हेरन। तभी ली हेरन ने पूछा, अब तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ी है? निकोल बोली, अब मैं अपने लव एरो की पत्थर बनाने वाली शक्ति को और ज्यादा समय तक बनाए रख सकती हूं। इन कैदियों को गांव ले चलो, उन्हें पत्थर बना दो, बाद में काम आएंगे। उधर ली हेरन मन ही मन सोच रहा था, शायद दिखने में खास नहीं है, लेकिन सब दूसरी जाति की महिलाएं हैं। अगर इन्हें सही से रखा जाए और रोज एक का इस्तेमाल किया जाए तो पूरे महीने के डेली मिशन पूरे हो जाएंगे। तभी निकोल ने एक छोटी सी मनी निकाली। ये खजाना मुझे यही मिला है, लगता है कोई खास चीज है, मैं इसे आपको देना चाहती हूं, मेरे लॉर्ड। ली हेरन ने मनी हाथ में ली। सिस्टम ने तुरंत उसका विवरण दिखाया। मैजिक ब्रेथ पिल, इसे खाने से अधिकतम मना बढ़ता है और यह अपने डेमोनिक ऑरा को छिपा सकती है। अगर मैं इसे खा लूं तो मेरी शैतानी शक्ति बाहर से महसूस नहीं होगी। इस तरह मैं विशाल किले में भी बिना पकड़े जा सकता हूं। अगले दिन निकोल को पता चला कि ली हेरन कहीं जा रहा है। वह थोड़ी उदास होकर बोली, क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या आप मुझसे नाराज हैं, मेरे लॉर्ड? ली हेरन मुस्कुराया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मुझे मेगा सिटी जाना होगा, शायद कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। जब तक मैं नहीं हूं, तुम गांव का ध्यान रखना। 10 मील के अंदर जितने भी खतरनाक जानवर हैं, सब खत्म कर दो, और अगर कोई महिला बीस्ट मिले तो वही तरीका अपनाना। सब समझाकर ली हेरन चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद बेन ने निकोल से पूछा, आखिर बड़े लोग हमेशा ऐसी जगहों पर क्यों जाते हैं? निकोल ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। लॉर्ड हेरन क्या सोचते हैं, ये हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। उसी समय
वो मानव लड़की जो यह सब देख रही थी धीरे धीरे उस वैम्पायर के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी।